GZ2 प्लस W डॉट CV। ठीक है, क्लियर। और अगर आप मास से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को अगर आप मास से डिवाइड कर देते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड में, तो जो अपना इक्वेशन बनेगा दैट इज H1 प्लस हाफ ऑफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1। ठीक है, H1 प्लस हाफ ऑफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस इसको मैं लिख देता हूं स्मॉल क्यू डॉट क्योंकि मास से डिवाइड करेंगे तो स्मॉल क्यू मैंने इसको लिख दिया, इक्वल टू H2 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस स्मॉल w CV। ये अपनी इक्वेशन है। तो यहां तक अपन लास्ट टाइम पे पढ़ चुके हैं, तो यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए। लास्ट टाइम पे अपन यहां तक पढ़ चुके हैं, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है कि आगे कंटिन्यू करें? और इस इक्वेशन में ये जो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है, इसमें अजम्पशन अपना क्या है? सिर्फ अपना एक ही अजम्पशन है, फ्लो शुड बी स्टडी। सिर्फ अपना एक ही अजम्पशन है कि फ्लो जो है वो स्टडी होना चाहिए। फ्लो शुड बी स्टडी, स्टडी फ्लो होना चाहिए। बाकी कोई अजम्पशन नहीं है, बाकी कोई अजम्पशन नहीं है। फ्लो और जो प्रोसेस है आपका रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, ठीक है, वर्किंग फ्लूइड आपका कुछ भी हो, सॉलिड लिक्विड गैस, हर जगह वैलिड है। सिर्फ एक अजम्पशन है कि फ्लो अपना स्टडी होना चाहिए, बस। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए? यहां तक अपन पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम पे। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है या आगे कंटिन्यू करें? चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं डियर। देखो डियर, मैंने आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ा दिया कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने हमें वेपन तो दे दिया, इसको चलाना तो सिखाओ कि इसको कहाँ चलाना है, किस पे चलाना है ना। मैंने आपको एक वेपन तो दे दिया, दैट इज द मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन इन अ स्टडी फ्लो। लेकिन इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है? तो डियर अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के एप्लीकेशन क्या क्या है? देखिए बहुत एप्लीकेशन है इसके। नोजल, डिफ्यूजर, टरबाइन, नोजल, डिफ्यूजर, टरबाइन, पंप, कंप्रेशर, बॉयलर, इवापोरेटर, कंडेंसर, थ्रोटलिंग डिवाइस, ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये सारे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के एप्लीकेशन है। नोजल, डिफ्यूजर, टरबाइन, पंप, कंप्रेशर, बॉयलर, सारे ऑल टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स, जितने भी हीट एक्सचेंजर्स होते हैं ना, बॉयलर, इवापोरेटर, कंप्रेशर, कंडेंसर, कूलर, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर, ऑल टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर, दीज ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे देखिए, ये जितने भी एप्लीकेशन लिखे हैं इन सारे एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है। आपको नोजल का क्वेश्चन भी आया हुआ है, डिफ्यूजर का भी आया हुआ है, टरबाइन, पंप, बॉयलर, कंप्रेशर, कंडेंसर, थ्रोटलिंग डिवाइस, हर तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये एप्लीकेशन मैं आपको सिखाता हूँ कि दो तीन एग्जांपल लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से अपन उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नोजल की। मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ कि कैसे अप्लाई कर रहा है। देखिए डियर, नोजल की बात करते हैं। तो नोजल का काम क्या होता है? नोजल क्या है? नोजल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट pressure energy into kinetic energy. It is a device, it is a device, it is a device which is used to convert, which is used to convert, which is used to convert pressure energy of a fluid, pressure energy of the fluid, pressure energy of the fluid into in kinetic energy। जो फ्लूइड का प्रेशर एनर्जी है ये उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जनरली नोजल किस शेप का होता है? नोजल जनरली डाइवर्जिंग शेप का होता है। ये नोजल होता है, सॉरी कन्वर्जिंग शेप का होता है जनरली नोजल। ये अपना नोजल है, मान लो ये अपना कंट्रोल वॉल्यूम हो गया, ये इसका एंट्री हो गया 1 और एग्जिट हो गया 2 पे, ठीक है। अब इस शेप का नोजल होता है, तो इसका काम क्या है कि ये प्रेशर एनर्जी को रिड्यूस करता है। मतलब एग्जिट पे जो प्रेशर मिलेगा आपको दैट विल बी लेस देन इनलेट प्रेशर, बट काइनेटिक एनर्जी एग्जिट पे बढ़ जाती है। तो डियर मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं स्पीड को, वेलोसिटी को थर्मोडाइनमिक्स में सी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि एग्जिट प्रेशर कम कर देता है ये। एग्जिट प्रेशर इज लेस देन इनलेट प्रेशर, मींस प्रेशर एनर्जी रिड्यूस हो गई, इनलेट से एग्जिट पे जा रहे हैं तो प्रेशर एनर्जी रिड्यूस हो जा रही है और इसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। ये नोजल का काम होता है। ये क्या करता है?
प्रेशर एनर्जी को रिड्यूस करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, या प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मींस इन द नोजल प्रेशर एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब देखो इस पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का एप्लीकेशन है। लेकिन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। एक डियर एक कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए कि ये मेरे पास ये कोई एक बैंक अकाउंट है, मेरे पास ये मेरा कोई एक बैंक अकाउंट है और इसमें अभी 5 लाख रुपए हैं, इसमें अभी 5 लाख रुपए हैं। किसी ने एक्सटर्नली 30 लाख रुपए इसमें और डला दिए, तो मेरे अकाउंट का टोटल बैलेंस कितना हो गया, 35 लाख। अब मान लीजिए कि मेरे पास दो बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट ए है और दूसरा बैंक अकाउंट बी, दोनों ही मेरे हैं, दोनों ही अकाउंट मेरे हैं। मेरे इस अकाउंट में मान लीजिए कि 8 लाख रुपीज है और इसमें है 2 लाख। दोनों अकाउंट मेरे हैं, मेरे एक अकाउंट में 8 लाख रुपए रखे हुए हैं और दूसरे में 2 लाख रुपए रखे हुए हैं, तो टोटल मेरे पास कितना है, 10 लाख। अब मैंने क्या करा डियर, इसमें से 3 लाख रुपए इधर ट्रांसफर कर दिए। मैंने इस मेरे बैंक अकाउंट ए से बैंक अकाउंट बी में 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, तो मेरे इस अकाउंट का बैलेंस अब कितना हो गया, 5 लाख, और इस अकाउंट का बैलेंस भी कितना हो गया, 5 लाख। टोटल कितना बैलेंस है अभी भी 10 लाख ही है। दोनों अकाउंट मेरे ही थे, मेरे पास पहले भी 10 लाख रुपए थे, अभी भी 10 लाख रुपए हैं। मैंने सिर्फ क्या करा, एक अकाउंट से पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। यार इसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इसको अपन बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनर्जी, एग्जांपल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अब आपको फील आया थोड़ा सा ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फर्क होता है। ट्रांसफर का मतलब है एक्सटर्नली एनर्जी आ रही है सिस्टम में, मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए थे, किसी ने एक्सटर्नली मेरे अकाउंट में 30 लाख रुपए और डला दिए, ये मेरे पैसे नहीं है, किसी ने डलवा दिए, तो मेरे अकाउंट का बैलेंस हो गया 35। तो किसी भी सिस्टम के पास कुछ एनर्जी है और सिस्टम को एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई अपन ने कर दी, तो सिस्टम का एनर्जी कंटेंट इंक्रीज हो गया, इसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफर। और यहां पे क्या है कि मेरे पास दो अकाउंट थे, टोटल बैलेंस 10 लाख था, और अब मैंने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, अभी भी मेरे पास टोटल बैलेंस तो 10 लाख ही है, मैंने मेरे एक अकाउंट से पैसे निकाल के दूसरे में डाल दिए, इसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। मींस सिस्टम के पास एक्सटर्नली एनर्जी नहीं आ रही है, सिस्टम के पास एक्सटर्नली कहीं से एनर्जी नहीं आ रही है, सिस्टम अपनी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, सिस्टम अपनी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ट्रांसफर मींस सिस्टम के पास एक्सटर्नली एनर्जी आया, उसका एनर्जी कंटेंट बढ़ गया, दिस इज द एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि सिस्टम का टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, पहले भी 10 लाख था और अभी भी 10 लाख है, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट। बस सिस्टम क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, सिस्टम अपनी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो डियर मेरे को दिमाग लगा के ये बताओ कि नोजल में क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। नोजल में क्या हो रहा है, नोजल इज यूज्ड टू कन्वर्ट द प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहां पे क्या है, एनर्जी ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन। फटाफट रिप्लाई चाहिए मेरे को, एनर्जी ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए चलिए रिप्लाई करिए। ट्रांसफॉर्मेशन, नोजल में क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। प्रेशर एनर्जी ऑफ अ नोजल इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। नोजल के पास पहले वो एनर्जी प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में थी, अब उसको उसने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो नोजल के पास एक्सटर्नली कहीं एनर्जी नहीं आ रही है, नोजल ने अपनी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करा है, दिस इज नोन एज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन नोजल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होता है, क्या होता है,
एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब डियर वर्क की बात करते हैं, वर्क क्या होता है? वर्क ट्रांसफर, एक्चुअल में वर्ड क्या होता है? वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। एक्चुअल में वर्ड क्या होता है? वर्क ट्रांसफर। तो ये कोई भी सिस्टम वर्क कब करेगा? जब वो सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा। कोई भी सिस्टम वर्क कब करता है, या हीट ट्रांसफर कब होता है? जब सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स में दो ही तरह की एनर्जी इंटरेक्शन है, हीट और वर्क। तो सिस्टम हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर कब करता है? जब सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है? नहीं, सिस्टम के पास एनर्जी जिस फॉर्म में थी वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। यहाँ पे सराउंडिंग का कोई भी रोल नहीं है। इज इट क्लियर? यहाँ पे सराउंडिंग का कोई भी रोल नहीं है। मीन्स इन दिस केस देयर इज नो वर्क ट्रांसफर। तो नोजल में वर्क ट्रांसफर कितना है? जीरो। नोजल में वर्क ट्रांसफर कितना है डियर? जीरो। बात समझ में आई? नोजल में वर्क ट्रांसफर कितना है? जीरो। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन। और ये अजम्पशन नहीं है, एक्चुअल में नोजल में वर्क ट्रांसफर जीरो होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको समझा दिया, और ये इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या बोल देते हैं? सर ये अजम्पशन है। एक्चुअल में डियर ये अजम्पशन जीरो होता है। क्लियर हुआ? तो क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि नोजल में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देयर इज नो एक्सटर्नल एनर्जी। कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं आ रही, मींस नोजल सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, मींस नो वर्क ट्रांसफर। ठीक है डियर? अब अजम्पशन की बात करते हैं, जनरल अजम्पशन की बात करते हैं। मैंने नोजल नोजल को मैंने इंसुलेट कर दिया, तो नोजल को इंसुलेट कर दिया मींस नो हीट ट्रांसफर। और ये कंट्रोल वॉल्यूम है नोजल, वर्क, कंट्रोल वॉल्यूम वर्क भी जीरो। तो नोजल में ना तो कोई हीट ट्रांसफर है, ना ही कोई वर्क ट्रांसफर है। ठीक है? अब यहां से अगर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाए, तो अपनी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है? H1 प्लस हाफ ऑफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस QCV इक्वल टू H2 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस WCV। दिस इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो क्या क्या जंक्शन है। हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर कोई भी नहीं है। दोनों साइड में मैंने मान लीजिए ये रेफरेंस मान लिया, ये रेफरेंस ले लेता हूँ। दोनों साइड में हाइट जो है लगभग सेम है, दोनों साइड में जो पोटेंशियल हेड है ये लगभग सेम है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लिजिबल। चेंज नेग्लिजिबल है, ऐसे मत बोल देना कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन चेंज जो है वो नेग्लिजिबल है। ऐसे डियर अपन ने बात करी कि जो काइनेटिक एनर्जी है एग्जिट पे बहुत ज्यादा है, तो मतलब इनलेट काइनेटिक एनर्जी इज नेग्लिजिबल। अपन ये मान रहे हैं कि इनलेट काइनेटिक एनर्जी इज नेग्लिजिबल। तो अपने पास देखो इक्वेशन क्या आई? H1 equal to H2 plus half of C2 square. This is the fundamental equation of nozzle. इक्वेशन समझ में आई? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाई, जो जंक्शन था मैंने पुट करा, फाइनली मेरे पास आंसर आ गया। अब देखो बच्चे कहाँ गलती करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक बताता हूँ स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक करते हैं? स्टूडेंट इस इक्वेशन को याद कर लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं? इस इक्वेशन को याद कर लेते हैं कि सर ने नोजल में इक्वेशन बताया था H1 इक्वल टू H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर। यार ये इक्वेशन मैंने तब बताया है जब कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं है, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं है, इनलेट काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल है। इसमें देखो क्या क्या जंक्शन है, इसमें क्या क्या जंक्शन है? काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट दैट इज 1 इक्वल टू 0, है ना? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ये इतने अजम्पशन है तब जाके ये इक्वेशन है। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में आपको हीट ट्रांसफर दे रखा है कि नोजल से हीट लॉस हो रहा है या नोजल में हीट सप्लाई हो रहा है, तो आपको फिर हीट का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। आपको ये भी दे सकता है क्वेश्चन में कि इनलेट काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो आपको उसको भी इक्वेशन आपके इन अजम्पशन से लेके मैंने बनाई है। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको इनलेट काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो आपको उसको कंसीडर करना है। क्वेश्चन में अगर आपको हीट ट्रांसफर दिया हुआ है तो आपको उसको भी कंसीडर करना है। ठीक है? वर्क तो देगा नहीं, क्योंकि वर्क तो जीरो ही होता है। तो डियर ये चीज ध्यान रखना, आपको इस इक्वेशन को रटना नहीं है, ये इक्वेशन को रट मत लेना। आप सीधा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ध्यान रखो। मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ध्यान रखो, जो चीजें आपको दी हुई है कि ये जीरो मानना है, वो जीरो मानना है, उनको जीरो पुट करो, फाइनली आपके पास इक्वेशन बन के आ जाएगी। मैंने इन सब चीजों को जीरो माना है। बात समझ में आ रही है? मैंने इनलेट काइनेटिक एनर्जी को जीरो माना है, लेकिन आपको क्वेश्चन में इनलेट काइनेटिक एनर्जी दे सकता है। इज इट क्लियर? तो इस इक्वेशन को रटना नहीं है, इस इक्वेशन को रटना नहीं है, आपको सिर्फ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ध्यान रहनी चाहिए। जो क्वेश्चन में अजम्पशन दिए गए हैं उनको अप्लाई करो, फाइनली इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। ये बात समझ में आई क्या? बताओ सब लोग, ये बात क्लियर हुई? जो मैंने आपको बोला ये समझ में आ गया सबको? आपको इस इक्वेशन को याद नहीं करना है। इज इट क्लियर? और दूसरा एक और गलती होती है, देखो दूसरा एक और गलती होती है। क्या गलती हो सकती है? अपने पास इक्वेशन क्या है? H1 इक्वल टू H2 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर। देखो दोनों साइड में यूनिट बैलेंस करके चलना है आपको। ये एंथैल्पी का यूनिट क्या होगा? किलो जूल पर केजी।
ठीक है, इस एंथैल्पी का यूनिट भी किलो जूल पर केजी, तो इसका भी यूनिट क्या होना चाहिए, किलो जूल पर केजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किलो जूल पर केजी। अब मास तो पर केजी तो तीनों साइड में चल रहा है, लेकिन आपको मान लीजिए मैंने क्वेश्चन में दिया कि आपको एग्जैक्ट स्पीड बतानी है मीटर पर सेकंड में, ये मैंने आपको पूछ लिया, तो आप यहाँ पे ये किलो जूल में मान लीजिए H1 मैंने दे दिया कि 1000 किलो जूल पर केजी, H2 मैंने आपको दे दिया 200 किलो जूल पर केजी। ये मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया और आपको ये पूछा फाइंड आउट द एग्जैक्ट स्पीड, तो देखो आप कैसे करेंगे, H1 इक्वल टू H2 प्लस 1/2 C2 स्क्वायर, H1 इज 1000, H2 इज 200 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर कर दूं, क्या सही है ये, क्या ये सही है इक्वेशन, सोच के बताइए, क्या ये इक्वेशन सही है, दोनों साइड में यूनिट बैलेंस है, बोलो जरा बताइए डियर। नो दिस इक्वेशन इज नॉट रॉन्ग, नॉट राइट, बिकॉज देखो ये किलो जूल में है तो इसको भी तो किलो जूल में बनाओ ना बेटा, पर केजी तो सही है, लेकिन ये किलो जूल में, ये भी किलो जूल में, तो इसको भी किलो जूल में बनाओ, तो इसको किलो जूल में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे ना, तो ये 1/2000 C2 स्क्वायर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, क्या हो जाएगा 1/2000 इंटू C2 स्क्वायर। अब आपका C2 का आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में जो भी आएगा। इज इट क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि आपको यूनिट को बैलेंस करके चलना है, ये किलो जूल में है, ये भी किलो जूल में है, पर केजी सही है, लेकिन इसको अपन को इसको अपने को किलो जूल में बनाने के लिए 1/2000 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, 1/1000 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, 1/2 था तो 1000 से डिवाइड करा तो 1/2000 हो गया। इज इट क्लियर? अब समझ में आ गया कि कहां कहां गलती हो सकती है। तो पहली बात तो आपको इक्वेशन को रटना नहीं है, जो जो जंक्शन क्वेश्चन में दिए गए उनको अप्लाई करो। और दूसरी बात, आपको यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर जो होता है वो यूनिट में ही होता है, जो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है वो यूनिट में ही होता है। बाकी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एकदम आसान इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे जो गलती करते हैं स्टूडेंट वो किसमें करते हैं, यूनिट में सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये अपना फर्स्ट एप्लीकेशन था स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का, दैट इज नोजल। ऐसे ही दूसरी डिवाइस होती है डिफ्यूजर। डिफ्यूजर डिफ्यूजर का काम क्या होता है, नोजल क्या करता है, इट इज यूज टू इंक्रीज प्रेशर एनर्जी, इट इज यूज टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। जबकि डिफ्यूजर क्या करता है, बताइए डिफ्यूजर का काम क्या होता है? डिफ्यूजर is used to increase pressure energy at the expense of kinetic energy. नोजल काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, डिफ्यूजर प्रेशर एनर्जी बढ़ाता है। तो डिफ्यूजर, वेरी गुड, डिफ्यूजर used to increase pressure energy at the expense of kinetic energy, at the expense of काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर इंक्रीज करता है, डिक्रीज करके ये प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करता है। ठीक है, डिफ्यूजर का जनरल शेप क्या होता है, डिफ्यूजर जनरली डाइवर्जिंग सेक्शन का होता है। देखो डियर, ये जो मैंने बोला आपको कि नोजल जनरली कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, डिफ्यूजर जनरली डाइवर्जिंग सेक्शन होता है, ये जनरल बात कर रहे हैं। एक्चुअल में डिफ्यूजर कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है, नोजल कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है। आपने रॉकेट इंजन देखे, रॉकेट इंजन में जो नोजल होता है, रॉकेट इंजन में जो नोजल होता है वो ऐसा होता है डाइवर्जिंग सेक्शन का। ठीक है, ये डाइवर्जिंग सेक्शन है, ये इनलेट है और ये एग्जिट है, तो डाइवर्जिंग सेक्शन का है। तो ये डिपेंड करता है फ्लो पे, टाइप ऑफ फ्लो, फ्लो इज ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, नंबर वन। दूसरा, अगर आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो है तो व्हाट इज द मैक नंबर, Mach number greater than 1, less than 1 or equal to 1. If the Mach number is greater than 1, then the flow is known as supersonic flow, equal to 1 sonic flow, less than 1 subsonic flow. So it depends on the condition, it depends on the condition. ये जो टॉपिक था ये पहले पावर प्लांट में इंजीनियरिंग सर्विसेज में था, गेट में नहीं था। अब इंजीनियरिंग सर्विसेज से तो हटा दिया, पिछले साल गेट में ऐड हो गया, मतलब जो गेट 21 का पेपर लगा है इस साल उसमें ये पावर प्लांट में सिलेबस ऐड हो गया है कंप्रेसिबल फ्लो का। तो ये आपको पावर प्लांट में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई भी कंडीशन नहीं दे, आपको ये नहीं बताया कि फ्लो कौन सा है, मैक नंबर क्या है, तो आपको पूछे व्हाट इज द जनरल शेप,
कोई भी कंडीशन नहीं दे रहा और सिंपल पूछ रहा है कि नोजल का शेप क्या होता है, तो जनरली नोजल अपन कन्वर्जिंग सेक्शन का ही मानते हैं। अगर कुछ भी कंडीशन नहीं पता है तो आप हमेशा ये बोलेंगे सर नोजल इज ऑफ कन्वर्जिंग सेक्शन एंड डिफ्यूजर इज ऑफ डाइवर्जिंग सेक्शन। ठीक है डियर। अब देखो इसमें भी सेम, तो इसमें भी सेम अजम्पशन अपन अप्लाई करेंगे। ये इनलेट कंडीशन हो गया, एग्जिट हो गया। नोजल का डिफ्यूजर का काम क्या होता है, ये प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करता है और काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। अब यहां पे भी इसको अपन मान लेते हैं कि ये परफेक्टली इंसुलेटेड है, डिफ्यूजर इज परफेक्टली इंसुलेटेड, इसको परफेक्टली इंसुलेट कर देते हैं। ठीक है। और यहां पे भी कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक मींस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पे भी क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है तो परफेक्टली इंसुलेटेड है, तो जंक्शन देखो क्या क्या हो गया, नो हीट ट्रांसफर। सेकंड, यहां पे कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं है। थर्ड, यहां पे देखो मैं ये मान रहा हूं कि इनलेट काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है एग्जिट से, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, प्रेशर एनर्जी बढ़ रहा है, तो एग्जिट काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल मान लो, काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट मींस 2 इज 0। ठीक है, पिछले में माना था काइनेटिक एनर्जी इनलेट पे 0 है। अब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ। और फोर्थ अजम्पशन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल। ये जो अजम्पशन ले रहा हूं मैं, ये जनरल अजम्पशन ले रहा हूं। आपको क्वेश्चन में हो सकता है काइनेटिक एनर्जी गिवन हो एग्जिट पे तो कंसीडर करना है, हो सकता है आपको पोटेंशियल एनर्जी भी गिवन हो इनलेट और एग्जिट पे तो भी कंसीडर करना है। ठीक है, ये जनरल अजम्पशन लेके मैं बता रहा हूं आपको। तो इक्वेशन क्या है, H1 प्लस हाफ ऑफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस QCV इक्वल टू H2 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस WCV। ठीक है। अब देखो यहां पे अप्लाई करो, नो हीट ट्रांसफर, नो वर्क ट्रांसफर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल, काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट इज नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या आई, H1 प्लस हाफ ऑफ C1 स्क्वायर इक्वल टू H2। ये आपका डिफ्यूजर का जनरलाइज इक्वेशन है। कब ये डिफ्यूजर का इक्वेशन जो है ये कब अप्लाई करेंगे, व्हेन दीज ऑल फोर अजम्पशंस आर गिवन, तभी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको ये रटनी नहीं है, बस स्टडी फ्लो में कैसे अप्लाई करना है इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है डियर। चलिए, तो अपना नोजल हो गया, डिफ्यूजर हो गया, कैसे अप्लाई करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट थर्ड केस देखते हैं, टरबाइन। टरबाइन, टरबाइन ये आपका जो टरबाइन और जितने भी केस में बढ़ा रहा हूं ना, देखो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज द मोस्ट पावरफुल इक्वेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। जो आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, पूरी सब्जेक्ट मतलब पूरा रेफ्रिजरेशन इज बेस्ड ऑन दिस सिंगल इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। all refrigeration cycle is based on only this single equation, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। सिर्फ अगर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको पता है तो पूरा रेफ्रिजरेशन के साइकिल आप एनालिसिस करते हो, कर सकते हो। इट इज द मोस्ट पावरफुल इक्वेशन। और ये जितने भी एप्लीकेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपके एग्जाम में तो आते ही हैं, लेकिन रेफ्रिजरेशन को समझने में, पावर प्लांट को समझने में ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। ये सारी चीजें पावर प्लांट में भी आप टरबाइन यूज करोगे तो आपको वहां पे टरबाइन पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करके आप देखोगे। तो मैं आपको यहीं पे सिखा दे रहा हूँ कैसे अप्लाई करते हैं। जब रेफ्रिजरेशन पढ़ोगे तो वहां पे भी आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करोगे। वहां पे कंप्रेसर होता है, इवापोरेटर होता है, कंडेंसर होता है, थ्रोटलिंग वाल्व होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहीं पे सिखा दे रहा हूँ और एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए। टरबाइन क्या होता है, टरबाइन, टरबाइन का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू सप्लाई, बोलो टरबाइन का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पावर, बोलो इट इज यूज्ड टू डेवलप वर्क, यूज्ड टू प्रोड्यूस पावर। तो टरबाइन क्या है, इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पावर या वर्क बोल दो। ठीक है। क्या होता है टरबाइन में, अगर आपको देखा हाइड्रोलिक टरबाइन का थोड़ा सा आइडिया है, स्टीम टरबाइन का थोड़ा सा आइडिया क्या होता है। टरबाइन ब्लेड्स होती हैं, हाई प्रेशर टेम्परेचर पे स्टीम आती है, टरबाइन ब्लेड्स को रोटेट करती है तो अपने को पावर आउटपुट, साफ्ट वर्क के फॉर्म में पावर आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, द एनर्जी ऑफ द स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू, एनर्जी ऑफ द स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू साफ्ट वर्क। अब यहाँ पे सराउंडिंग रोल में आ रहा है क्योंकि स्टीम आएगा, टरबाइन ब्लेड को घुमाएगा और वो साफ्ट को घुमाएगा और साफ्ट से अपने को पावर मिलेगा। तो यहाँ पे सराउंडिंग पिक्चर में आ रहा है, मतलब यहाँ पे पावर आउटपुट आएगा और टरबाइन का मेन काम ही वर्क प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड is converted into, is converted into, energy of the working fluid is converted into work or power,
एनर्जी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। अब देखो टरबाइन में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, तो टरबाइन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का अजम्पशन है, तो ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। तो टरबाइन कितना वर्क डेवलप करेगा, ये WT मैंने मान लिया, ये कौन सा वर्क है, जो कंट्रोल वॉल्यूम वर्क है, जो टरबाइन वर्क हो गया इस बार। टरबाइन को परफेक्टली मैंने इंसुलेट कर दिया। अब ये टरबाइन को इंसुलेट क्यों करते हैं, इसका रीजन मैं आपको सेकंड लो, देखो अभी आपको ये सिंपल एक अजम्पशन लग रहा है, मैंने एक सिंपल अजम्पशन मान लिया कि टरबाइन इज परफेक्टली इंसुलेटेड, लेकिन डियर एक्चुअल में टरबाइन को इंसुलेट करा जाता है। प्रैक्टिकली जो टरबाइन अपन यूज करते हैं, टरबाइन कंप्रेस, टरबाइन हो गया, आपका पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया, इनको परफेक्टली इंसुलेट करा जाता है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, जब अपन अवेलेबल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी, तो वहां पे मैं इसको समझाऊंगा आपको कि परफेक्टली इंसुलेशन क्यों करा जाता है टरबाइन को, ठीक है। तो अभी तो अपना एक सिंपल अजम्पशन है कि टरबाइन इज परफेक्टली इंसुलेटेड, ठीक है। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करिए, H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस QCV, ये इक्वेशन बहुत बार यूज हो रही है, बार बार बोलोगे तो याद ही हो जाएगी, इक्वल टू H2 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस WCV। देखो कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं है, मैंने मान लिया पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज नेग्लिजिबल, और डियर काइनेटिक एनर्जी चेंज भी मैंने नेग्लिजिबल मान लिया, काइनेटिक एनर्जी चेंज भी मैंने नेग्लिजिबल मान लिया, तो ये WCV क्या आ गया, H1 माइनस H2, या इसी को तो मैं W टर्बाइन बोल सकता हूं। तो यहां पे क्या है, देखो इनलेट पे वर्किंग फ्लूइड की एनर्जी ज्यादा है, और उस एनर्जी को अपन ने वर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो एग्जिट पे जो एनर्जी मिलेगी वो कम मिलेगी। देखो H1 माइनस H2 है, क्योंकि इनलेट में एनर्जी ज्यादा है, तो इनलेट में एनर्जी ज्यादा है, तो उसको अपन ने वर्किंग फ्लूइड की एनर्जी को अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, वर्क में कन्वर्ट कर लिया, तो एग्जिट पे जो एनर्जी है वो कम मिलेगी। दिस इज द टरबाइन, दिस इज द टरबाइन, समझ में आया। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ वर्किंग फ्लूइड इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है। चलिए, लेकिन डियर यहाँ पे भी अजम्पशन का ध्यान रखना है, ये अजम्पशन जनरलाइज अजम्पशन है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई हो, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई हो, तो उन चीजों को कंसीडर करना है। अब ये चीज मैं बार बार में नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप एक बार में समझ में आ गया कि ये जो अजम्पशन मैं लेके चल रहा हूँ, ये मैं मेरी तरफ से मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन में यही अजम्पशन दिए होते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में यही अजम्पशन दिया होगा। आपके पास जो क्वेश्चन आए उसमें हो सकता है टरबाइन के इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी दी हो, एग्जिट पे भी दी हो, तो आपको उसको भी कंसीडर करना है, हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी भी दी हो, तो आपको उसको भी कंसीडर करना है। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन की बात करते हैं, दैट इज पंप और कंप्रेसर। पंप और कंप्रेसर, पंप और कंप्रेसर, पंप और कंप्रेसर कैसी डिवाइस है, टरबाइन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, वर्क डेवलप कर रहा है, और ये डिवाइस कैसी है, दीज आर द वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। लाइक घर में जो पानी का मोटर होता है, जो पानी का मोटर होता है जिसको अपन यूज करते हैं, नीचे टैंक जो होता है उससे पानी चढ़ाते हैं अपन, छत पे जो सिंटेक्स वाला टैंक, प्लास्टिक वाला टैंक रखा होता है उसमें, तो कैसे चढ़ाते हैं, उसमें अपन मोटर चला देते हैं और वो पानी को ऊपर पहुंचा देता है, तो वो पंप ही तो है। तो उसको वो वर्क कैसे कर रहा है, अपन ने उसको इलेक्ट्रिकल वर्क दिया, अपन ने क्या करा, उसको इलेक्ट्रिकल वर्क दिया, तो उसने पानी को नीचे से ऊपर चढ़ा दिया। देखो मैंने आपको एक बात बोली थी कि फ्लो जो होता है, हायर नेचुरली स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होते हैं, वो कैसे होते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। जैसे वाटर हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन तो अपने आप ही फ्लो कर जाएगा, ऊपर से अगर आपको पानी नीचे नीचे लेके आना है तो आप वॉल खोल दो, अपने आप नीचे आ जाएगा, आपको कोई भी वर्क इनपुट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नीचे से ऊपर लेके जाना है, मतलब लोअर एलिवेशन टू हायर एलिवेशन लेके जाना है, तो आपको किसी ना किसी वो में वर्क इनपुट देना ही पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क देते हैं। तो ये दोनों डिवाइस जो है, पंप और कंप्रेसर, बोथ आर द वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। कंप्रेसर का काम क्या होता है, देखो पंप क्या करता है, लिक्विड को हैंडल करता है, और कंप्रेसर गैसेस को हैंडल करता है। जैसे पंप लिक्विड को लोअर एलिवेशन टू हायर एलिवेशन पहुंचाता है, तो अपन उसको इलेक्ट्रिकल वर्क देते हैं, ठीक है, तो वो लोअर एलिवेशन टू हायर एलिवेशन पहुंचा देता है। पंप में लोअर एलिवेशन टू हायर एलिवेशन जब वो लेके जाता है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसका प्रेशर हेड इंक्रीज हो गया। क्या टेम्परेचर बढ़ जाता है वाटर का, नहीं ना, ऐसे तो नहीं है कि नीचे ठंडा पानी था ऊपर गर्म पहुंच जाएगा, नहीं, टेम्परेचर वही रहता है, लेकिन प्रेशर हेड बढ़ जाता है। तो पंप इज अ वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू हैंडल लिक्विड्स, and it is used to increase pressure head. अब ऐसी बात करते हैं कंप्रेसर, ये भी एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है।
पंप लिक्विड को हैंडल करता है, ये गैसेस को हैंडल करता है। इसका काम क्या है, ये भी वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, ये गैसेस को हैंडल करता है। लेकिन यहां पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाता है। जब अपन वर्क इनपुट देते हैं, कंप्रेस करते हैं गैसेस को जब कंप्रेस करेंगे तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है, लेकिन पंप में सिर्फ प्रेशर बढ़ता है। तो समझ में आया, पंप एंड compressor both are work absorbing device, both are work absorbing device, both are work absorbing device। ठीक है, pump is generally used to handle liquids and it is used to increase pressure head। compressor is generally used to handle gases and it is used to increase pressure as well as temperature both। बात समझ में आ रही है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाता है। लाइक ये अपना डिवाइस है, मान लीजिए ये पंप है या फिर कंप्रेसर है, ये इसका इनपुट हो गया। दोनों स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के एग्जांपल है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के एग्जांपल है। ठीक है, मैंने इसको परफेक्टली इंसुलेट कर दिया, ये मैंने एजम्पशन ले लिया कि कंप्रेसर और पंप इज परफेक्टली इंसुलेटेड। अब यहाँ पे आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, तो दिस इज द वर्क सप्लाइड टू द कंट्रोल वॉल्यूम, दिस इज द वर्क सप्लाइड टू द कंट्रोल वॉल्यूम। तो अपनी इक्वेशन क्या होती है, देखो H1 प्लस हाफ ऑफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस QCV इक्वल टू H2 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस WCV। दिस इज आवर फंडामेंटल इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या क्या जम्पशन माना, यहाँ पे मैंने जम्पशन मान लिया कि काइनेटिक एनर्जी चेंजेस आर नेग्लिजिबल, तो काइनेटिक एनर्जी चेंजेस नेग्लिजिबल। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर नेग्लिजिबल, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस नेग्लिजिबल। नो हीट ट्रांसफर तो जीरो। तो अपनी इक्वेशन क्या आ गई, H1 इक्वल टू H2 प्लस WCV। अब देखो डियर, अपन ने जब ये इक्वेशन डिराइव करी थी तो अपन ने क्या माना था, वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम माना था तो पॉजिटिव था, क्या माना था, वर्क डन बाय द सिस्टम। लेकिन यहाँ पे सिस्टम पे वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, और सिस्टम पे वर्क हो रहा है मींस इट इज अ नेगेटिव वर्क डन। सिस्टम पे वर्क होने का मतलब इट इज द नेगेटिव वर्क डन। वर्क डन अपन ने माना था वर्क डन बाय द सिस्टम, तो अपन ने पॉजिटिव लिया था इसको। लेकिन यहाँ पे सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो ये कैसा वर्क हो जाएगा, नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा, माइनस WCV या WP लिख दो या WC लिख दो, बातें की। तो अपना WP कितना आ गया, H2 माइनस H1। दिस इज द पंप वर्क, this is the pump work। तो what is the pump work, H2 minus H1। ये what is the compression work, H2 minus H1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अपन वर्क सप्लाई कर रहे हैं तो वर्किंग फ्लूइड का एनर्जी इंक्रीज हो जा रहा है। देखो अपन ने वर्क सप्लाई करा, यहाँ पे कोई एनर्जी था, अपन ने उसको वर्क सप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे जो फ्लूइड है उसका एनर्जी इंक्रीज हो गया, तो H2 माइनस H1 है। टर्बाइन में क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड की एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपन वर्किंग फ्लूइड को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अपन एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वर्किंग फ्लूइड को, और ये एक्सटर्नल आ रहा है। ठीक है, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो उसका एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, द एनर्जी ऑफ वर्किंग फ्लूइड इज इंक्रीज्ड, एनर्जी ऑफ वर्किंग फ्लूइड इज इंक्रीज्ड बिकॉज इन दिस एनर्जी इज सप्लाइड टू द वर्किंग फ्लूइड। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनर्जी अपन सप्लाई कर रहे हैं वर्किंग फ्लूइड को। और अगर आपको थोड़ा सा हाइड्रोलिक टर्बाइन का आइडिया है तो वहां पे कंप्रेसर वगैरह का आइडिया है, तो वहां पे अपन रोटर से इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी is supplied to the working fluid, to the working fluid by rotor। ठीक है, चलिए, तो ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल हो गया पंप और कंप्रेसर। ठीक है डियर, अच्छा ये बीच में आ गया क्या, चलिए कोई बात। ठीक है, तो अपन ने 4 एग्जांपल पढ़ लिए। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें, 5th नंबर, तो थ्रोटलिंग डिवाइस की बात करते हैं। थ्रोटलिंग डिवाइस क्या होता है डियर, थ्रोटलिंग डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। थ्रोटलिंग को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, थ्रोटलिंग को इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो थ्रोटलिंग का किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है क्या होता है, हाँ जी कोई बताएगा, नहीं बताया। चलो मैं आपको बताता हूं, पहले मैं आपको थ्रोटलिंग के एग्जांपल बताता हूं कि थ्रोटलिंग के एग्जांपल क्या है, फिर इसको देखेंगे।
थ्रोटलिंग का एग्जांपल है डियर, फ्लो थ्रू अ पार्शियली ओपन वॉल, पार्शियली ओपन वॉल मीन्स कोई पाइप है उसमें वॉल्व लगा हुआ है, उसको अपन ने पूरा नहीं खोल रखा, उसको बहुत ही कम खोल रखा है, तो पूरे पाइप फ्लो एक छोटे से ओपनिंग से पास हो रहा है। ठीक है, जैसे ये बड़ा इतना बड़ा पाइप है मान लो, और ये वॉल्व लगा हुआ है यहाँ पे, ये मैंने वॉल्व लगा रखा है। अब मैंने क्या करा, इस वॉल्व को थोड़ा सा खोल दिया, इतना सा खोल दिया बस, अब ये पूरा पाइप का फ्लो यहां से पास हो रहा है, तो इसको बोलते हैं थ्रोटलिंग। मीन्स इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्लो थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग, फ्लो थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग, वेरी स्मॉल ओपनिंग मतलब ओरिफिस भी बोल सकते हैं, फ्लो थ्रू ओरिफिस। वेरी स्मॉल ओपनिंग को ओरिफिस बोलते हैं ना, देखो इसको बोलते हैं ओरिफिस। ये इतना बड़ा फ्लो जो है इस छोटे से यहां से होल से पास होगा, तो इसको अपन बोलते हैं ओरिफिस। ठीक है, तो फ्लो थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग, या फ्लो थ्रू अ पोरस प्लग, फ्लो थ्रू पोरस प्लग, फ्लो थ्रू पोरस प्लग। पोरस प्लग क्या होता है डियर, आपको पता होना चाहिए। ये एक सीट ले ली, मान लो मैंने सिंपल एग्जांपल देता हूं, ये मैंने कोई एक सीट ले ली और इस पे बहुत छोटे छोटे से टाइनी टाइनी से होल कर लिए। इस तरीके से बहुत छोटे छोटे से होल कर लिए, और इन होल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है। अज्यूम कर पा रहे हो, मतलब मैंने एक पेपर ले लिया सिंपल, उस पर 5-6 होल कर दिए और उस उन होल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं, इस होल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो ये भी बहुत स्मॉल ओपनिंग हो गई, तो इसी को भी अपन थ्रोटलिंग बोलते हैं। यहां से फ्लूइड आ रहा है मान लो और यहां से निकल गया, तो ये भी आपका थ्रोटलिंग का एग्जाम्पल है। या और कोई एग्जाम्पल देखें, फ्लो थ्रू अ चारकोल, चारकोल के थ्रू फ्लो। या आपने आरओ में देखा है, वाटर प्यूरिफाइंग कैंडल्स होती है आरओ के अंदर, अगर आपने देखा हो कभी, आपने आरओ अपने घर पे ठीक कराया हो, वाटर प्यूरिफाइंग कैंडल्स होती है, तो वहां उसके थ्रू फ्लो हुआ वाटर को फ्लो फिल्टर करके निकालती है, तो उनसे भी बहुत स्मॉल ओपनिंग से फ्लो होता है। या फ्लो थ्रू स्पंज, स्पंज आप लगा दो उसके भी बहुत आराम, बहुत ही स्लो फ्लो होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, थ्रोटलिंग डिवाइस के। तो आप पहली बात तो आपको क्वेश्चन में मान लीजिए ये पहचानना पड़ गया कि ये, आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन थ्रोटलिंग का है, नहीं तो आप ये देख लेना अगर इनमें से कोई एग्जांपल दिया हुआ तो थ्रोटलिंग ही है। मतलब कभी भी स्मॉल ओपनिंग के थ्रू फ्लो है वो थ्रोटलिंग है। फ्लो थ्रू पार्शियली ओपन वॉल, स्मॉल ओपनिंग फॉर पोरस प्लग, ओरिफिस, चारकोल, वाटर प्यूरिफाइंग कैंडल्स, ठीक है, ऑल आर द थ्रोटलिंग फ्लो। अब एक बात सोचिए डियर, अब ध्यान से सुनना, देखिए एक बहुत बड़ा पाइप है, ये इतना बड़ा पाइप है और एक छोटे से ओपनिंग के थ्रू फ्लो हो रहा है, ये इतना बड़ा पाइप है और मैंने इसको इतना सा खोल रखा है, ये वॉल को, ये वॉल को इतना सा खोल रखा है, तो इतने बड़े पाइप का जो फ्लो हो रहा है वो इससे हो रहा है, एक छोटी सी ओपनिंग से। तो हाई फ्रिक्शन होगा, बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्शन होगा। कैसे, आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए क्लासरूम है जिसमें 100 स्टूडेंट है, एक क्लासरूम है जिसमें 100 स्टूडेंट बैठे हैं, और मैंने बोल दिया क्लास ऑफ, और गेट जो है क्लास का, जो गेट है ये बंद हो गया, ये बंद है और ये पूरा खुला है। ध्यान से सुनिए, ये पूरा बंद है और ये खुला है। मैंने बोल दिया कि इतना सा खुला है बस, पूरा नहीं खुला है, पूरा नहीं खुला, मैंने इतना सा खोल दिया, इतना सा। तो 100 स्टूडेंट आएंगे और इस छोटे से ओपनिंग के थ्रू जाएंगे, तो एक दूसरे को ऐसे टच करते जाएंगे, ऐसे से रब होगा एक दूसरे पे मोलिक्यूल। तो अगर बहुत बड़े पाइप का फ्लो एक छोटे से ओपनिंग से पास होगा तो मोलिक्यूल्स एक दूसरे पर रब करेंगे, और जब मोलिक्यूल एक दूसरे पर रब होंगे तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, देयर इज अ फ्रिक्शन। और अगर फ्रिक्शन है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया, तो ये कैसा फ्लो है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन इज द कोज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। तो अगर बहुत बड़े पाइप का फ्लो एक छोटे से ओपनिंग के थ्रू होता है, या कोई भी फ्लो एक छोटे से ओपनिंग के थ्रू होता है, तो मोलिक्यूल्स एक दूसरे को रब करते हुए निकलते हैं, और जब मोलिक्यूल एक दूसरे को रब करते हुए निकलते हैं तो फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन अगर है, मतलब फ्रिक्शन अगर पिक्चर में आ गया तो क्या हुआ, फ्रिक्शन अगर पिक्चर में आ गया मींस इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो फर्स्ट पॉइंट थ्रोटलिंग का क्या मिला, इट इज एन हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या मिला, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। थ्रोटलिंग इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। कैसे, समझ में आ गया, बोलो।
क्लियर हुआ पॉइंट? ये सारे पॉइंट आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्रोटलिंग। सबसे पहला पॉइंट, थ्रोटलिंग में कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं होता। नो वर्क ट्रांसफर, नो वर्क ट्रांसफर। मतलब मैं आपको बोलूं व्हाट इज द कंट्रोल वॉल्यूम वर्क, तो आप क्या बोलेंगे? जीरो। क्यों? ऐसा क्यों? अब इसको समझिए। हियर फ्लो है, फ्लो होगा तो फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर ड्रॉप होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर पाइप में फ्लो है, फ्रिक्शन है, तो प्रेशर ड्रॉप होगा कि नहीं? अरे यार, ये आपने एफएम में सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप है तो आपको इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि आप बोलोगे सर इन थ्रोटलिंग देयर इज अ फ्रिक्शन बिकॉज मॉलिक्यूल्स रब ईच अदर ड्यू टू स्मॉल ओपनिंग, सो देयर इज अ फ्रिक्शन, मींस इट इज एन हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। फिर आप बोलोगे सर ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो वो आपको एक सीधा सा क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन यही दागेगा कि इन टरबाइन ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप देयर इज अ वर्क आउटपुट। टरबाइन में भी प्रेशर ड्रॉप होता है। ये आपका टरबाइन है। टरबाइन में ये स्टीम एंटर कर रही है 1 पे और 2 पे निकल रही है, तो टरबाइन में 1 से 2 के बीच में प्रेशर ड्रॉप होता है तो आपको वर्क मिलता है। तो आपको ये बोलेगा इन टरबाइन ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप देयर इज अ वर्क आउटपुट, और ये भी स्टडी फ्लो डिवाइस है। तो आपको भी यहाँ पे बोलेगा कि यहाँ पे भी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो वर्क क्यों नहीं मिल रहा? प्रेशर ड्रॉप तो हो रहा है क्योंकि ड्यू टू फ्लो, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप। फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर ड्रॉप होता है 100%। तो आपको बोलेगा यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो फिर वर्क क्यों नहीं मिल रहा, जबकि टरबाइन में तो वर्क मिलता है। तो डियर, इन थ्रोटलिंग ऑल द प्रेशर ड्रॉप इज यूज्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन है यहाँ पे, तो जितना भी प्रेशर ड्रॉप है वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में खत्म हो जाता है, तो आपको कोई भी वर्क आउटपुट यहां से नहीं मिलता। बट टरबाइन में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, तो जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। बट इन throttling device all the pressure drop is used to overcome the frictional resistance. That's why no work transfer in throttling. In throttling there is a pressure drop, yes, throttling में pressure drop होता है, but all the pressure drop is used to overcome the frictional resistance. That's why no work transfer in throttling. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप 100 रुपीज घर से कैरी करके निकले, ठीक है? आपने घर से 100 रुपए लिए और सोचा आइसक्रीम खा के आएंगे, आप चले जा रहे हैं, रास्ते में किसी ने आपको टक्कर मार दिया, आप गिर गए, गिरते ही आपके ब्लड वगैरह आ गया, पैर पे लगी, ब्लड आ गया, आप चल नहीं पा रहे आगे। तो आपको क्या करना है? अगर आगे कंटिन्यू करना है तो पहले अपने पैर को सही करवाना पड़ेगा। तो आप नजदीकी हॉस्पिटल में गए, वहां पे थोड़ा सा जो भी सही करवाया आपने, डिटॉल वगैरह लगवाया, साफ करवाया, पट्टी वगैरह बंधवाई, तो डॉक्टर साहब ने अपनी फीस ले ली 100 रुपए। अब आपने उनको 100 रुपए दे दिए। अब आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। आपके पास आइसक्रीम खाने के पैसे बचे नहीं। तो यहां पे भी पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन वो सारा पैसा वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ। वो सारा पैसा किस में कन्वर्ट हो गया? अगर आपको आगे चलना है तो आपको अपने पैर को सही करवाना पड़ेगा। तो उस रेजिस्टेंस को सही, उस रेजिस्टेंस को खत्म करने में आपका सारा पैसा खत्म हो गया। उस रेजिस्टेंस को कम करने में, क्योंकि अगर आपको आगे चलना है तो आपके पैर से ब्लड निकल रहा है, आप कैसे जा सकते हैं? तो आपको अपने पैर को सही करवाना पड़ा। तो जितना भी पैसा था आपके पास वो उस रेजिस्टेंस में चला गया, तो आपके पास वर्क आउटपुट के लिए कुछ पैसा ही नहीं बचा। तो पैसे तो खर्च हो रहे हैं बट वर्क आउटपुट जीरो है। पैसे तो खर्च हो रहे हैं बट वर्क आउटपुट जीरो। इसी तरीके से इन थ्रोटलिंग देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप but there is no work output because all the pressure drop is used to overcome the frictional resistance. That's why no work output in throttling device. Is it clear? Is it clear? ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको समझाया। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है थ्रोटलिंग की, ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं बेटा। क्लियर हो गया? चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्रोटलिंग, दैट इज नो हीट ट्रांसफर। थ्रोटलिंग में कोई हीट ट्रांसफर भी नहीं होता, मींस QCV इज जीरो। देयर इज नो हीट ट्रांसफर इन थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग में कोई हीट ट्रांसफर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो डियर, थ्रोटलिंग डिवाइस एक बहुत स्मॉल डिवाइस है। ये जो होल है बहुत टाइनी टाइनी से होल है।
यहां से फ्लूइड आया और इन होल्स के थ्रू निकल गया। तो मैं अगर ये बोलूं कि ये फ्लूइड जो है सिस्टम के साथ, मतलब थ्रोटलिंग डिवाइस के साथ कितनी देर तक कांटेक्ट में रहा, बहुत ही कम टाइम के लिए। जैसे ही वो डिवाइस में एंटर करा तुरंत बाहर निकल गया, क्योंकि होल बहुत छोटे हैं, तो इसका जो थिकनेस है बहुत ही कम है। तो जैसे ही वो डिवाइस के अंदर एंटर करा फ्लो, वो तुरंत बाहर निकल गया। तो जो फ्लो है, जो फ्लूइड है, वो डिवाइस में टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहा, वो डिवाइस में कोई भी टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। और डियर, हीट ट्रांसफर के लिए टाइम जरूरी है, हीट ट्रांसफर के लिए टाइम जरूरी है। लाइक मैंने आपको बोला कि दिस इज द बोतल, ये बोतल है, इसको ठंडा करना है, रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन है, आपने इसको रखा और तुरंत निकाल लिया, आपने इसको रखा और तुरंत निकाल लिया, क्या ये ठंडा हुआ? नहीं ना। क्यों? क्योंकि टाइम स्पेंड बाय दिस बोतल इन द रेफ्रिजरेशन स्पेस इज नेग्लिजिबल। आपने रखा, निकाल लिया, रखा, निकाल लिया। तो ये जो बोतल है, ये रेफ्रिजरेटर में कोई टाइम स्पेंड कर ही नहीं रहा, तुरंत निकल गया बाहर। तो जब तक हीट ट्रांसफर के लिए कुछ उसको कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए कांटेक्ट बनाएगा तभी तो हीट ट्रांसफर होगा। तो थ्रोटलिंग डिवाइस भी एक बहुत स्मॉल डिवाइस है, बहुत ही पतला सा डिवाइस है। जैसे ही फ्लूइड अंदर आया तुरंत बाहर निकल गया, कोई भी थिकनेस नहीं है, बहुत ही कम थिकनेस होता है। जैसे ही फ्लूइड अंदर आया बाहर निकल गया। तो फ्लूइड अंदर आएगा, सोचेगा हीट ट्रांसफर करो, इतनी देर में तो बाहर निकल जाएगा। फ्लूइड अंदर आया, उसने सोचा हीट ट्रांसफर करते, इतनी देर में तो बाहर ही निकल गया। तो ये डिवाइस इतना छोटा है कि टाइम स्पेंड बाय द फ्लूइड पार्टिकल इन द डिवाइस इज नेग्लिजिबल, मींस नो कांटेक्ट। मतलब ये बोल सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम स्पेंड कर रहा है या नेग्लिजिबल टाइम स्पेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई नो हीट ट्रांसफर। क्योंकि हीट ट्रांसफर करने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत कांटेक्ट तो बना के रखना पड़ेगा डिवाइस से। जैसे ही अंदर आके तुरंत बाहर निकल जाएगा तो कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा यहाँ। तो इन थ्रोटलिंग डिवाइस देयर इज नो हीट ट्रांसफर। क्लियर? तो दो कैरेक्टरिस्टिक अपन ने पढ़ी, नो वर्क ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर। और एक और अपन ने पढ़ा कि थ्रोटलिंग इज एन हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस। तीन चीजें मैंने आपको बताई, तीनों क्लियर है? अब देखो इस पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन इज H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस QCV इक्वल टू H2 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस WCV। देखो, नो हीट ट्रांसफर जीरो, नो वर्क ट्रांसफर जीरो, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेग्लिजिबल, दोनों साइड में हाइट सेम है, मैंने एक डेटम से दोनों साइड में हाइट निकाला, तो दिस इज सेम। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लिजिबल। तो इक्वेशन क्या है? H1 प्लस हाफ ऑफ C1 स्क्वायर इक्वल टू H2 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर। अब डियर, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी एंथैल्पी के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। मींस एंथैल्पी वैल्यू जो है काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में बहुत हाई वैल्यूज आती है, तो अपन काइनेटिक एनर्जी को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि देखो डिवाइस बहुत छोटा सा है। तो ये बोलेगा कि मान लीजिए इनलेट वेलोसिटी बहुत ही कम भी है, तो इस छोटे से डिवाइस से निकलेगा तो उसकी तो स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो बच्चों को ये पूछता है कि आपने इसको नेग्लिजिबल कैसे माना? एक्चुअल में डियर स्पीड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक्चुअल में तो कॉन्सेप्ट ये है, स्पीड बढ़ गया कम हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बढ़ रहा है, मान लीजिए बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में बात करें तो एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बहुत ज्यादा कम होता है। इन दिस डिवाइस, इन कंपैरिजन ऑफ एंथैल्पी, द काइनेटिक एनर्जी इज अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल। काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में, एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होता है, तो इसको अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो अपना रिजल्ट क्या आया? H1 इक्वल टू H2 और H1 इक्वल टू H2। मतलब थ्रोटलिंग में ये इनलेट है और ये एग्जिट है, तो थ्रोटलिंग में इनलेट और एग्जिट में एंथैल्पी क्या होती है? सेम रहती है। थ्रोटलिंग में एंथैल्पी जो होती है ये क्या रहती है? एंथैल्पी सेम है, मतलब मैं इसको बोल सकता हूं कि थ्रोटलिंग में एंथैल्पी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो इन थ्रोटलिंग प्रोसेस एंथैल्पी इज कांस्टेंट। ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आ गई थ्रोटलिंग की। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब सेम मतलब आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, जैसे आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट, तो यहां पे भी क्या है? एंथैल्पी इज सेम थ्रू आउट, मींस आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं थ्रोटलिंग को? थ्रोटलिंग इज ऑल्सो नोन एज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। तो आपको थ्रोटलिंग की सारी कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक अपन ने देखी। नंबर 1, हाईली रिवर्सिबल ड्यू टू फ्रिक्शन।
ड्यू टू फ्रिक्शन. सेकंड पॉइंट, नो वर्क ट्रांसफर. नो वर्क ट्रांसफर. थर्ड पॉइंट, नो हीट ट्रांसफर. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस. आइसेंथैल्पिक प्रोसेस. थ्रॉटलिंग इज एन हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस. ना वर्क ट्रांसफर होता है ना हीट ट्रांसफर होता है, और ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है H1 इक्वल टू H2. ये आपको थ्रॉटलिंग की कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए. क्लियर? इज इट क्लियर? बताइए, क्लियर हुआ यहां तक? अरे बोलो. थ्रोटलिंग इज एन एक्सपेंशन डिवाइस ना. आप जो रेफ्रिजरेशन, वेपर रेफ्रिजरेशन में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां पे थ्रोटलिंग यूज करते हैं. एक्सपेंशन डिवाइस है ना बेटा. थ्रोटलिंग में प्रेशर रिड्यूस हो रहा है. प्रेशर रिड्यूस हो रहा है मींस इट इज एन एक्सपेंशन डिवाइस. तो इट इज यूज फॉर एक्सपेंशन. इन रेफ्रिजरेशन जब आप आरएसी पढ़ेंगे, तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ेंगे, तो उसमें थ्रोटलिंग यूज होता है, एक्सपेंशन डिवाइस है. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज, इन थ्रोटलिंग डिवाइस, ऑप्शन है टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजेस, टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑप्शन सी टेम्परेचर may increase, may decrease, may remains constant. The last option, temperature always remains constant. चलिए बताइए, इन थ्रोटलिंग डिवाइस क्या होता है? टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीजेस, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये. टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजेस, टेम्परेचर में इंक्रीज में डिक्रीज में रिमेन्स कांस्टेंट. लास्ट ऑप्शन टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. अथर्व का बी है. संजन, सजन, सुखदेव, सजन का है डी. सजन सुखदेव, प्रणय डी. वेरी गुड. बाकी लोग भी बताइए. देखो डियर, मैंने आपको यहाँ पे कोई वर्किंग फ्लूइड का नाम लिया? मैंने आपको बोला कि फ्लो किसका है? नो वर्किंग फ्लूइड. मैंने अब कोई भी वर्किंग फ्लूइड का नाम नहीं लिया ना. मीन्स इट मे बी आइडियल गैस, इट मे बी नॉन आइडियल गैस, कुछ भी हो सकता है. आपने जो आंसर दिया किस बेसिस पे दिया है? आइडियल गैस के बेसिस पे. लेकिन मैंने वर्किंग फ्लूइड बोला, मैंने ये बोला फॉर द इन थ्रोटलिंग प्रोसेस द वर्किंग फ्लूइड इज आइडियल देन द टेम्परेचर विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं ना. मैंने मैंने तो कोई भी फ्लूइड का नाम ही नहीं लिया. तो जो फ्लो हो सकता है, फ्लो मे बी आइडियल मे बी नॉन आइडियल, कुछ भी हो सकता है. तो डियर, अगर आइडियल गैस अगर हुआ, देखिए अपने पास थ्रोटलिंग का रिजल्ट है H1 इक्वल टू H2. ये रिजल्ट तो कहीं भी वैलिड है, क्योंकि ये मैंने कहां से निकाला? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का कोई भी अजम्पशन नहीं है एक्सेप्ट वन, दैट इज द फ्लो स्टडी. उसके अलावा तो कोई अजम्पशन नहीं लिया. तो ये इक्वेशन तो चाहे आपका आइडियल गैस हो या नॉन आइडियल गैस हो, हर जगह वैलिड है ना. तो अगर आइडियल गैस है तो H1 इक्वल टू H2, और आइडियल गैस के लिए अपन जानते हैं H इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो आप ये बोल सकते हो कि फॉर आइडियल गैस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. फॉर आइडियल गैस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. अगर मान लो नॉन आइडियल गैस है, तो H1 इक्वल टू H2 तो यहां भी लगेगा. H इक्वल टू होता है U प्लस पीवी.
मतलब U1 प्लस P1 V1 और स्मॉल आएगा क्योंकि स्पेसिफिक लिखा है, तो P1 V1 इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। अब डियर यहां पे दो केस हो सकते हैं। केस वन, इफ P1 V1 इज ग्रेटर देन P2 V2, अगर ये बड़ा है तो U1 लेस देन U2 होगा। और केस टू आपका ये हो सकता है, इफ P1 V1 is less than P2 V2, P1 V1 is less than P2 V2, then U2 लेस देन U1 होगा। और डियर U जो है नॉन आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का फंक्शन होता है, बट प्रीडोमिनेटली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, but for non-ideal gas internal energy is the function of temperature and pressure, but predominant function of temperature, predominant function of temperature। तो अगर ये टेम्परेचर का फंक्शन है प्रीडोमिनेंटली तो T1 लेस देन T1 T2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 लेस देन T1। तो देखो डियर, मैंने आपको यहाँ पे कोई भी फ्लो का नाम लिया नहीं लिया, मतलब आइडियल फ्लो हुआ तो टेम्परेचर कांस्टेंट, नॉन आइडियल हुआ तो एग्जिट टेम्परेचर में इंक्रीज, एग्जिट टेम्परेचर में डिक्रीज। If the flow is of ideal gas, temperature always constant. Yes, मैं मानता हूं, लेकिन अगर नॉन आइडियल फ्लो हुआ तो एग्जिट टेम्परेचर में इंक्रीज, में डिक्रीज। यहां पे इंक्रीज कर रहा है, यहां पे डिक्रीज कर रहा है। तो मैंने तो आपको कोई फ्लो का नाम ही नहीं लिया, मतलब इट मे बी आइडियल और नॉन आइडियल, तो आपको तो आंसर सी देना चाहिए था, टेम्परेचर में इंक्रीज, में डिक्रीज, में रिमेन्स कांस्टेंट। आइडियल गैस हुआ तो टेम्परेचर कांस्टेंट, नॉन आइडियल हुआ तो टेम्परेचर में इंक्रीज, में डिक्रीज। तो यहां तो कोई फ्लो का नाम ही नहीं है, तो अपने को तो जनरलाइज रिजल्ट देना पड़ेगा ना। तो आंसर इज टेम्परेचर may increase, may decrease, may remains constant. Is it clear? Is it clear? बाबू क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड। चलिए, तो डियर अपन स्टडी फ्लो एनर्जी जो अपना इक्वेशन है इसको यहीं रोक देते हैं। बहुत सारे अपन ने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। एक आधा क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस कराना चाहता हूं, एक मिनट रुकिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन इज, air enters in an adiabatic nozzle, adiabatic nozzle at 3 bar, at 3 bar and 200 degrees Celsius, and 200 degree Celsius with the velocity of, with the velocity of 10 meter per second, with the velocity of 10 meter per second, and leaves the nozzle, leaves the nozzle, leaves the nozzle at 2 bar, at 2 bar and 150 degree Celsius, 2 bar and 150 degree Celsius. Exit velocity of air will be, exit velocity of air will be in meter per second. चलिए ये आपको सोल्व करना है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, फटाफट मेरे को सोल्व करके बताइए। 317.18 ऑप्शन बी, 217.13 ऑप्शन सी, 250.13 and the last option is 913.2. These are the 4 options. चलिए डियर फटाफट सोल्व करिए इसको। क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक बार पढ़ के बता दे रहा हूं। Air enters a diabatic nozzle at 3 bar and 200 degrees Celsius with a velocity of 10 meter per second and leaves the nozzle at 2 bar and 150 degrees Celsius. Exit velocity of air will be, exit velocity of air will be in meter per second.
चलिए सोल्व करिए, सोल्व करेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी दूंगा। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? नहीं हो रहा? चलो मैं करके बता रहा हूँ, नेक्स्ट आप सोल्व करना। देखो, आपको क्या बोला है? नोजल है। नोजल हो गया। क्या एंटर कर रहा है? एयर। और एयर को हमेशा अपन क्या मानते हैं? आइडियल गैस। क्या मानते हैं? आइडियल गैस। एडियाबैटिक नोजल है मतलब इंसुलेटेड है, मतलब क्यू सी वी क्या हो गया? जीरो। नोजल में कोई वर्क तो होता नहीं है, तो वर्क तो जीरो ही होगा हमेशा। नोजल पे एंटर कर रहा है 3 बार और 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये इनलेट हो गया ना। तो प्रेशर कितना हो गया इनलेट पे? 3 बार। और टेम्परेचर कितना हो गया? केल्विन में कन्वर्ट कर लो, हमेशा केल्विन में रखा करो। 200 मीन्स 473 केल्विन। 273 ऐड कर देंगे। विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड मीन्स इनलेट स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड, and leaves the nozzle at 2 bar and 150 degree Celsius means P2 is 2 bar and T2 150 मतलब 423 Kelvin। एग्जिट वेलोसिटी ऑफ एयर विल बी, आपको पूछा है कि एयर का एग्जिट वेलोसिटी बताओ क्या होगा। ठीक है, अब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ। आपको वो जो इक्वेशन मैंने बताई थी वो याद करके वही मत चिपका देना, स्टडी फ्लो लगाओ। क्या बोल रहा है? H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस QCV इक्वल टू H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस WC। देखो, नो हीट ट्रांसफर, नो वर्क ट्रांसफर। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे इनलेट पे स्पीड दिया हुआ है, तो इनलेट काइनेटिक एनर्जी को नेग्लिजिबल नहीं करेंगे इस बार। दिया हुआ है ना, तो इसको कंसिडर करना है। तो अपना इक्वेशन क्या आ गया? H1 प्लस हाफ ऑफ C1 स्क्वायर इक्वल टू H2 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर। अब देखो डियर, आपको C1 पता है, H पता है? नहीं। लेकिन एयर मतलब आइडियल गैस के केस में H क्या होता है? सीपीटी। बताया ना मैंने, एंथैल्पी इज एमसीपीटी, इंटरनल एनर्जी इज एमसीवीटी। तो यहाँ पे H है तो सीपीटी हो जाएगा, क्योंकि मास दोनों साइड में नहीं है। तो इसको लिख देंगे CPT1। H1 क्या हो जाएगा? CPT1 प्लस 1/2 C1 स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर इक्वल टू CPT2 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर। C2 आपको निकालना है। और CP का वैल्यू कितना होता है एयर के लिए? एयर के लिए CP का वैल्यू मैंने बोला था CP CV R गामा, ये एयर के लिए वैल्यू याद रखना है। CP का वैल्यू बताओ एयर के लिए कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CP फॉर एयर? अरे बताओ डियर। नहीं बताएंगे यार, मतलब सबसे गंदा लगता है यार, मतलब कमेंट ही नहीं करते आप लोग। आप लोग ऐसे आए, ऐसे लगता है कि बस सिर्फ देखने आए, एंजॉय करने आए हैं कि कॉलेज ने कुछ दिया है उसका देख लो बस। इतनी गंदी चीज लगती है ना यार, बहुत ही इतना मेहनत से पढ़ाते हैं और आप लोगों को कोई कमेंट नहीं आता ना, बहुत बुरा लगता है। कभी किसी दिन इस स्टेज पे खड़े होगे ना, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी अपने आप। इतनी मेहनत से पढ़ाने का क्या मतलब है? मैं भी सिंपल सिंपल पढ़ा दूंगा यार। थोड़ा सा यार चीजें बेकार चल रही हैं, लॉकडाउन है आपको पता है, तो घर पे बैठ के कम से कम मेहनत तो कर सकते हो। 2 घंटे क्लास होती है, वो भी वीक में 2 दिन, सिर्फ मतलब एक वीक में 4 घंटे क्लास होती है, और आप उसको भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कंपटीशन कैसे फाइट करेंगे यार? खुद अपने बारे में सोचो बेटा, बच्चे नहीं रह गए आप अब बच्चे नहीं है। आपको अब प्रोफेशनल लाइफ में आना है ना?
नौकरी लगनी है कि नहीं लगनी, जॉब लेनी है नहीं लेनी। तो आपको पता है कंपटीशन वैसे ही ज्यादा है। तो कम से कम थोड़ा सा तो मेहनत करो। वीक में सिर्फ 4 घंटे क्लास हो रही है, आप उसको नहीं पढ़ पा रहे तो कैसे चलेगा। थोड़ा सा मेहनत करो यार डियर, मेहनत की जरूरत है, ऐसे मजा नहीं आता फिर। देखो एयर के लिए मैंने आपको बताया था एच इज सीपीटी, और सीपी का वैल्यू होता है डियर 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब देखो ये, अगर आपने एच को लिख दिया सीपी मंथ्स 1.005 इंटू T1, तो T1 कितना है देखो, T1 इज 473, T1 इज 473 इक्वल टू 1। ये तो हो गया H1 प्लस हाफ ऑफ 10 स्क्वायर। अब देखो डियर यहां पे यूनिट में गड़बड़ हो गया, ये किलो में चल रहा है जबकि ये जूल में ही है। ये किलो में चल रहा है ना, 1.005 किलो जूल है, तो इसको भी किलो में बनाओ, तो इसको 1/2000 कर दो, 1000 से डिवाइड कर दिया तो 1/2000 हो गया। यस और नो, क्लियर। इक्वल टू H2 1.005 इंटू T2 423 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आपको C2 मिल जाएगा। इसको सोल्व करिए, आपको C2 मिल जाएगा, और यहां से इसको जब आप सोल्व करेंगे तो जो C2 आएगा, द C2 इज 317.18, 317.18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करनी थी, और जो जो क्वेश्चन में जंक्शन दिए गए थे वो मैंने रख दिए। लेकिन यहाँ पे यूनिट का चक्कर पड़ा, सीपी मैंने लिया किलो जूल में, तो मेरे को भी इसको भी किलो में बनाना पड़ेगा और इसको भी किलो में बनाना पड़ेगा। तो किलो में बनाने के लिए 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, बस ये चीज ध्यान रखने वाली। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ बताइए। चलिए इसी तरीके का नोजल का एक और क्वेश्चन देता हूं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टीम at an initial enthalpy of at an enthalpy of 100 kilojoule per kg, 100 kilojoule per kg, and inlet velocity of 100 meter per second, 100 meter per second enters an insulated horizontal nozzle, insulated horizontal nozzle. It leaves the nozzle, it leaves the nozzle at 200 meter per second velocity. The exit enthalpy, the exit enthalpy in किलोजूल पर केजी इज। चलिए बताइए, दिस इज द क्वेश्चन, आपको फाइंड आउट करनी है नोजल के एग्जिट पे क्या एंथैल्पी होगी किलोजूल पर केजी में। करिए फाइंड आउट। क्वेश्चन दिया हुआ है steam at an initial enthalpy of 100 kilojoule per kg and the inlet velocity of 100 meter per second enters an insulated horizontal nozzle. It leaves the nozzle at 200 meter per second. The exit enthalpy in kilojoule per kg is।
करिए डियर, सोल्व करिए फटाफट। हाँ जी, 25। नहीं, 25 इज रॉन्ग। चलिए करते हैं, देखो। देखिए स्टीम, आपको डेटा क्या है, स्टीम एट एन इनिशियल एंथैल्पी ऑफ 100 किलो जूल पर केजी नोजल है। ऐसे एक रफ सा डायग्राम बना लिया करो और इनलेट और एग्जिट की डेटा यहीं पे लिख लिया करो, है ना। एंथैल्पी, इनिशियल एंथैल्पी मतलब H1 इज 100 किलो जूल पर केजी। इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, C1 हो गया 100 मीटर पर सेकंड। एंटर्स एन इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल, इंसुलेटेड है मतलब नो हीट ट्रांसफर। इट लीव्स द नोजल एट 200 मीटर पर सेकंड। द एग्जिट वेलोसिटी, एग्जिट एंथैल्पी H2 आपको पूछा है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ, 50 भी रहोगे बेटा। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ, H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस QCV इक्वल टू H2 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस WCV। देखो कोई हीट ट्रांसफर नहीं है, वर्क ट्रांसफर नोजल में होता ही नहीं है। अब यहाँ पे ये उसने बोला है कि हॉरिजॉन्टल नोजल है ना, हॉरिजॉन्टल नोजल है तो इनलेट और एग्जिट पे जो पोटेंशियल हेड होगा वो सेम होगा, उसने कुछ दिया भी नहीं है तो ये नेग्लिजिबल हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है तो कंसीडर करो। देखो H1 100 किलो जूल पर केजी में, देखो ये किलो में है तो इसको भी किलो में बनाओगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 1/2000 हो जाएगा। C1 हो गया 100 स्क्वायर, H2 आपको निकालना है प्लस 1/2000 C2 स्क्वायर, C2 इज 200 स्क्वायर। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास H2 आ जाएगा एंड दिस इज 85 किलो जूल पर केजी। 85 आंसर आएगा। बोलिए, समझ में आया? ठीक है डियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस। चलिए अब एक कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाते हैं क्लोज सिस्टम पे। क्लोज सिस्टम का क्वेश्चन लगाते हैं। द क्वेश्चन इज, अ सिस्टम अंडरगोस three quasi-static process. Three quasi-static process sequentially as shown in figure. As shown in figure. ये आपको एक साइकिल दिया हुआ है जिसमें तीन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, 1 2 2 3 एंड 3 1। और उसने बोला है 1 2 आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर है, 2 2 3 पीवी की पावर 1.4 इक्वल टू कांस्टेंट मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, और 3 2 1 क्या है? 3 2 1, 3 2 1 आइसोथर्मल प्रोसेस है। वर्किंग फ्लूइड आइडियल गैस है। वर्किंग फ्लूइड क्या है? आइडियल गैस, एयर। तो उसने ये पूछा है और जो डेटा दिए हुए हैं यहाँ पे प्रेशर इज 4 बार और यहाँ पे जो प्रेशर दिया हुआ है ये दिया हुआ है 1 बार और यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब। तो आपको ये पूछा है फाइंड आउट वॉल्यूम एट स्टेट पॉइंट टू, स्टेट पॉइंट टू एंड नेटवर्क ट्रांसफर इन साइकिल। डियर ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2 बार रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन सोल्व मैं आपको करवाऊंगा लेकिन कैलकुलेशन आपको करना है फटाफट ताकि जल्दी सोल्व कर सके। और इस क्वेश्चन से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी अपन निकालेंगे, तो इसको देखते हैं डियर।
तो सबसे पहले तो अपन देखो अपने को क्या क्या पता है, आपको तीन प्रोसेस समझ में आ गए, ये एक साइकिल है एंड दिस साइकिल इज 2 to 3 and 3 to 1. 1 to 2 is constant pressure process, स्ट्रेट लाइन है. 2 to 3 उसने बोला है पीवी की पावर 1.4 कांस्टेंट, आइडियल गैस है, एयर है, तो ये आइडियाबैटिक हो गया. एंड 3 to 1 इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. 1 पॉइंट पे वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, यहाँ पे प्रेशर 4 बार है, यहाँ पे 1 बार है. तो आपको पॉइंट नंबर 2 पे वॉल्यूम निकालना है. ठीक है, सबसे पहले तो डियर देखो 2 पे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे. पहले मैं प्रोसेस 3 to 1 को सोल्व करूंगा. प्रोसेस 3 to 1 इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, और आइडियल गैस लगाएं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए तो P3V3 इक्वल टू P1V1, पीवी कांस्टेंट हो जाएगा. पीवी कांस्टेंट तो 3 से 1 है, तो P3V3 इक्वल टू P1V1. अब देखो P3 इज 1 बार, V3 वी हैव टू फाइंड आउट, P1 इज 4 बार एंड V1 इज 1. तो V3 कितना हो गया 4 मीटर क्यूब. तो आपके यहाँ पे वॉल्यूम आ गया कितना 4 मीटर क्यूब. लेकिन आपको डियर V3 नहीं निकालना, आपको तो V2 निकालना था. अब V2 अपन निकाल सकते हैं कैसे, प्रोसेस 2 to 3 को सोल्व करके. प्रोसेस 2 to 3 का रिलेशन क्या है, पीवी की पावर 1.4 कांस्टेंट, पीवी की पावर 1.4 कांस्टेंट मींस P2V2 की पावर 1.4 इक्वल टू P3V3 की पावर 1.4. P2 का वैल्यू है 4 बार, V2 वी हैव टू फाइंड आउट, P3 इज 1 बार एंड V3 इज 4 की पावर 1.4. जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो V2 आएगा 1.486 मीटर क्यूब, 486 मीटर क्यूब. तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया अपना 1.486 मीटर क्यूब. अब दूसरा क्वेश्चन अपने को निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द नेट वर्क ट्रांसफर इन द साइकिल. अब डियर ये एक साइकिल है, तो इसमें नेटवर्क निकालना है. तो नेटवर्क कैसे निकालेंगे, तीन प्रोसेस है साइकिल में, तीनों प्रोसेस का वर्क निकाल दो, ऐड कर दो, वो नेटवर्क हो जाएगा. तो व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ द साइकिल, समेशन W से भी लिख सकते हैं. ये क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस 1 2, वर्क इन प्रोसेस 2 3 एंड वर्क इन प्रोसेस 3 1. तीनों को निकाल दो अलग अलग और सोल्व कर लो, तीनों को निकाल के ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा. तो देखो 1 2 2 3 और 3 1 का वर्क निकालते हैं. तो 1 2 प्रोसेस कैसा है, ये आपका 1 2 प्रोसेस है, 1 से 2. दिस इज 4 बार एंड दिस इज 1 मीटर क्यूब एंड द वॉल्यूम एट 2 इज 1.486 मीटर क्यूब. देखो डियर ये क्लोज सिस्टम में हो रहा है, किसमें हो रहा है, क्लोज सिस्टम में. तो क्लोज सिस्टम में वर्क क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सेस. तो आप ये एरिया निकाल सकते हो, या फिर ये आपका क्लोज सिस्टम वर्क आ जाएगा, या फिर आप क्लोज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P इंटू V2 माइनस V1. यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा 4 बार, क्या हो जाएगा 4 बार. अब देखो डियर 1 बार इक्वल टू क्या होता है 10⁵ पास्कल. लेकिन मेरे को आंसर निकालना है किलो जूल में, तो मैं 10⁻² किलो पास्कल लिख सकता हूं 1 बार को. इसको मैंने ऐसे लिख दिया 10⁻² इंटू 10⁻³ पास्कल एंड 10⁻³ पास्कल इज किलो पास्कल मींस 10⁻² किलो पास्कल लिख सकता हूं 1 बार को. यस तो यहाँ पे 4 बार है, तो 4 बार मींस 400 किलो पास्कल इंटू V2 मींस 1.486 माइनस V1 मींस 1. तो मेरे को यहाँ से वर्क बता दीजिए कितना आ रहा है, या तो एरिया निकाल लो या फिर यहां से निकाल लो. तो कितना वर्क आ रहा है, दिस इज 194.4 किलो जूल. ये आपका 1 2 प्रोसेस का वर्क आ गया. ऐसे ही 2 3 प्रोसेस में निकाल लो. तो 2 2 3 प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है. दिस इज 2 2 3 प्रोसेस. तो 2 2 3 प्रोसेस में वर्क निकालना है तो ये एरिया अपने को निकालना पड़ेगा, ये एरिया अपन निकाल लेंगे. या फिर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस का डायरेक्ट का फॉर्मूला जानते हैं अपन, P2V2 माइनस P3V3 अपॉन गामा माइनस 1. यस अब यहां पे मैंने देखो अपना फॉर्मूला क्या होता है, P1V1 माइनस P2V2 अपन गामा माइनस 1. 1 से 2 प्रोसेस होता है, 1 इनिशियल 2 फाइनल. यहाँ पे इनिशियल 2 है फाइनल 3 है, तो मैंने 2 - 3 लिख दिया. कोई दिक्कत, सही है, कोई दिक्कत नहीं. अब यहाँ पे अपने पास प्रेशर और वॉल्यूम हर पॉइंट का है. देखो पॉइंट 2 का प्रेशर कितना है 4 बार, पॉइंट 3 का प्रेशर कितना है 1 बार,
0.2 का वॉल्यूम अपने पास कितना है, देखो यहाँ पे 0.2 का वॉल्यूम है 1.486 और 0.3 का है 4 मीटर क्यूब। तो दिस इज 1.486 और ये है 4 मीटर क्यूब में। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसमें वर्क पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ये जो प्रोसेस 2 to 3 में वर्क निकाल रहे हो, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? बताइए सोच के, डियर बताओ फटाफट। इज दिस पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क? नेगेटिव। क्यों बेटा, वाई नेगेटिव? ये तो एक्सपेंशन प्रोसेस है। 2 to 3 इज एन एक्सपेंशन प्रोसेस ना। 2 to 3 कैसा प्रोसेस है? एक्सपेंशन। और क्लोज सिस्टम में एक्सपेंशन वर्क तो पॉजिटिव होता है। क्लोज सिस्टम में एक्सपेंशन वर्क तो पॉजिटिव होता है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क आउटपुट पॉजिटिव वर्क आएगा ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो। P2 का वैल्यू कितना होगा, देखो किलो पास्कल में रखेंगे तो 4 बार मीन्स 400, V2 इज 1.486 माइनस P3 इज 1 बार मीन्स 100 एंड V3 इज 4 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 मीन्स 1.4 माइनस 1। इसको सोल्व करिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है। दिस इज 486, 486 किलो जूल, पॉजिटिव ही आएगा ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपना लास्ट प्रोसेस जो बच गया 3 to 1। 3 to 1 ये अपना लास्ट प्रोसेस है। अब 3 to 1 में वर्क कैसे निकालेंगे, एरिया निकाल लेंगे। कैसा प्रोसेस है ये, आइसोथर्मल। आपको क्वेश्चन में गिवन है दिस इज आइसोथर्मल, या फिर आइसोथर्मल वर्क का सीधा अपने पास एक्सप्रेशन होता है। आइसोथर्मल वर्क का क्या होता है, CLN V फाइनल बाई V इनिशियल, और फाइनल है यहाँ पे 1 और इनिशियल है 3। C को आप रख सकते हो P1 V1 या P3 V3, तो मैंने रख दिया मान लो P3 V3 ln V1 बाई V3। ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? ये आपका नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा ये? क्योंकि यहां पे कंप्रेशन है, यहां पे क्या है, कंप्रेशन है, यहां पे कंप्रेशन है। वैल्यू पुट करो, देखो 3 का वॉल्यूम 4 है, 1 का वॉल्यूम 1 है, 4 बार एंड 1 बार, ठीक है। कितना है, 1 बार मीन्स 100 किलो पास्कल। V3 इज 4 ln V1, V1 इज 1 बाई V3 इज 4। इसको आप सोल्व करिए। ये नेगेटिव में आ रहा है माइनस 554.5 किलो जूल, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो आपने 1 to 2 प्रोसेस में वर्क निकाल लिया, 2 to 3 प्रोसेस में वर्क निकाल लिया। नेटवर्क आपको चाहिए, तीनों को ऐड कर दो, समेशन W दैट इज नेटवर्क। तो तीनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 194.4, तीनों किलो जूल में है, प्लस 486 पॉइंट, हाँ 486 है, प्लस 486 एंड दिस इज माइनस 554.5। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है, 194.4 प्लस 486, एक मिनट, 194.4 कितना आ रहा है फाइनल आंसर बताना जरा। 486 माइनस 554.5, 125.9, 125.9। दिस इज द नेटवर्क इन दिस क्वेश्चन। नेटवर्क कैसा है, पॉजिटिव। नेटवर्क पॉजिटिव मतलब आपका ये साइकिल कैसा हो गया, नेटवर्क, इस साइकिल का नेटवर्क क्या है, पॉजिटिव। इस साइकिल में अपन ने नेटवर्क निकाला तो ये नेटवर्क क्या आ गया, पॉजिटिव, मतलब इट इज द वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। कैसा साइकिल है, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है। कैसा साइकिल है डियर, इट इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल, इट इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। अब देखो यहां से कुछ रिजल्ट निकालेंगे अपन, यहां से कुछ रिजल्ट निकालेंगे, ध्यान से सुनना। ये अपना साइकिल था, ये प्रोसेस 1 2 है, तो प्रोसेस 1 2 का वर्क निकालना है तो ये वाला एरिया निकाल लो, ये वाला टोटल एरिया, ये 1 2 का वर्क दे देगा। ये अपना 2 to 3 प्रोसेस था, तो अगर 2 to 3 प्रोसेस में वर्क निकालना है तो ये वाला एरिया निकाल लो, ठीक है डियर। और ये जो अपना थर्ड प्रोसेस है,
ये अपना जो थर्ड प्रोसेस था, ये जो अपना थर्ड प्रोसेस था, इसका एरिया निकालना है, तो इसके कर्व के नीचे का एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे। तो देखो 1 to 2 में वर्क पॉजिटिव है जो कि एक्सपेंशन है, 2 to 3 में भी वर्क पॉजिटिव एक्सपेंशन है, लेकिन 3 to 1 में वर्क नेगेटिव है क्योंकि कंप्रेशन है। तो ये अपने पास टोटल एरिया में से रेड वाला एरिया अगर मैं हटा दूं, ये वाला एरिया मैं हटा दूं, क्यों मैंने ये हटाया, क्योंकि 1 to 2 और 2 to 3 में तो वर्क ऐड हो जाएगा, लेकिन 3 to 1 का जो वर्क होगा वो माइनस होगा। तो 3 to 1 का जितना एरिया था वो मैंने माइनस कर दिया, टोटल जितना एरिया था उसमें 3 to 1 का एरिया मैंने माइनस कर दिया, तो आपके पास कौन सा एरिया बचा, सिर्फ ये वाला एरिया बचा। तो डियर ये वाला एरिया ही आपको नेटवर्क दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या आया, एरिया एनक्लोज्ड बाय अ साइकिल, enclosed area of a cycle on PV diagram gives the net work output। enclosed area of a cycle on the PV diagram, सिर्फ PV diagram की बात हो रही है, enclosed area of a cycle on the PV diagram represent the net work transfer। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, enclosed area, enclosed area of a cycle on PV diagram represent, PV diagram represent, enclosed area of a cycle on PV diagram represent net work transfer, net work transfer। is it clear, is it clear, is it clear, बताइए फटाफट बताइए, क्लियर। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट देखो डियर, ये साइकिल का नेट वर्क आउटपुट कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये साइकिल का नेट आउटपुट क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इट इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, आउटपुट दे रहा है अपने को। तो यहां पे देखो साइकिल कैसे चल रहा है, ये 1 to 2 प्रोसेस है, ये अपना 2 to 3 प्रोसेस है, और ये 3 to 1 प्रोसेस है। क्या है साइकिल का डायरेक्शन, देखो साइकिल का सेंस देखो, क्लॉकवाइज। कैसा साइकिल चल रहा है, क्लॉकवाइज। देखो कैसा साइकिल चल रहा है, दिस इज अ क्लॉकवाइज साइकिल। मींस अपन ये भी बोल सकते हैं ऑल द क्लॉकवाइज साइकिल ऑन पीवी डायग्राम आर पावर प्रोड्यूसिंग और वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। ऑल द क्लॉकवाइज साइकिल ऑन पीवी डायग्राम आर वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। इज इट क्लियर, क्योंकि नेट आउटपुट पॉजिटिव है। और अगर इसका उल्टा हो गया, काउंटर क्लॉकवाइज अगर ये साइकिल हो गया, तो ये वर्क एब्जॉर्बिंग हो जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं ऑल द वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल ऑन पीवी डायग्राम आर काउंटर क्लॉकवाइज, या ऑल द काउंटर क्लॉकवाइज साइकिल ऑन पीवी डायग्राम आर वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब डियर आगे मैं आपको टीएस डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, जब मैं आपको एंट्रोपी पढ़ाऊंगा सेकंड लॉ के बाद, तो मैं वहां पे आपको टीएस डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। तो पीवी और टीएस डायग्राम में एक बात कॉमन होती है, पीवी डायग्राम पे अगर कोई साइकिल क्लॉकवाइज है तो वो टीएस पे भी क्लॉकवाइज ही बनता है, और पीवी डायग्राम पे अगर कोई साइकिल क्लॉकवाइज है तो वो टीएस पे भी काउंटर क्लॉकवाइज बनता है। तो अपन ने ये देखा कि अगर कोई साइकिल पीवी डायग्राम पे क्लॉकवाइज है तो वो वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है, और अपन ने ये भी देखा कि पीवी पे क्लॉकवाइज है तो वो टीएस पे भी क्लॉकवाइज होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ऑल द क्लॉकवाइज साइकिल ऑन पीवी और टीएस डायग्राम आर पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल। समझ में आई बात। तो सेकंड पॉइंट इज ऑल द क्लॉकवाइज साइकिल ऑन पीवी और टीएस डायग्राम, all the clockwise cycle on PV or TS diagram are known as work producing cycle, work producing cycle। is it clear, all the clockwise cycle on PV or TS diagram are known as work producing cycle, और all the counter clockwise cycle on PV or TS diagram are work absorbing cycle। ठीक है डियर, समझ में आया। अब देखो कई स्टूडेंट एक चीज बोलते हैं कि ऑल द क्लॉकवाइज साइकिल आर वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल, ये गलत है, ये एकदम गलत है। क्योंकि डियर अगर कोई साइकिल मान लीजिए पीवी डायग्राम पे क्लॉकवाइज है तो वो टीएस पे तो क्लॉकवाइज होगा,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेट पे क्लॉकवाइज होगा। कोई साइकिल मान लीजिए पीवी डायग्राम पे क्लॉकवाइज है, तो क्या वो सारे प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेट पे क्लॉकवाइज बनेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वो टीएस पे क्लॉकवाइज बनेगा। पीवी पे क्लॉकवाइज है तो टीएस पे भी क्लॉकवाइज, पीवी पे काउंटर क्लॉकवाइज तो टीएस पे भी काउंटर क्लॉकवाइज। तो अपन ये बोल सकते हैं कि पीवी और टीएस पे क्लॉकवाइज तो वर्क प्रोड्यूसिंग। लेकिन अगर मान लीजिए कोई साइकिल पीवी पे क्लॉकवाइज है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे बाकी प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेट पे भी क्लॉकवाइज ही बनेगा। देखिए एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन कराता हूं आपको इससे रिलेटेड। एक वॉल्यूम वर्सेस टाइम कर्व मैंने आपको दिया है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर कर्व है। ये कोई एक साइकिल है। कैसा साइकिल है ये? काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज साइकिल है। और मैं चाह रहा हूं कि आप इसको पीवी डायग्राम में कन्वर्ट करो। पीवी डायग्राम बनाओ इसका। तो देखो मैं बना के बताता हूं, आपको ध्यान से समझना है। पीवी डायग्राम में बनाते हैं इसको, इसको पीवी डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो आपको यहां से दो चीज ये तो समझ में आ रही है कि ये जो बीसी प्रोसेस है, इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड एसी प्रोसेस इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बीसी इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड एसी इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। लेकिन ए बी कौन सा प्रोसेस है? ए बी का समझ में नहीं आ रहा। वर्किंग फ्लूइड यहां पे आइडियल गैस है। ए बी का समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा प्रोसेस है। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। क्या है ये? एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक्स और वाई के बीच में कर्व है और कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? वाई इक्वल टू एम एक्स। क्या होता है? वाई इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ पे कर्व वाई की जगह क्या है? वी, और एक्स की जगह क्या है? टी। यस और नो? वाई की जगह यहाँ पे क्या है? वी, और एक्स की जगह क्या है? टी। तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो, पीवी इक्वल टू एमआरटी। तो वाई की जगह है वी, एम आर बाई पी, पी से डिवाइड कर दो, और एक्स की जगह है टी। तो ये तो है वाई अपना, ये है अपना एक्स। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? एम। एम का मतलब यहां पे क्या है? स्लोप। तो इसका मतलब इस कर्व का स्लोप क्या आ गया? स्ट्रेट लाइन का स्लोप आ गया एम आर बाई पी। एम आर बाई पी, एम आर बाई पी इज द स्लोप ऑफ द कर्व। और डियर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। तो दिस स्लोप इज कांस्टेंट। अगर स्लोप कांस्टेंट है, देखो एम तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मास है, क्लोज सिस्टम है। आर भी ऑलरेडी कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर गैस होगा। तो इसका मतलब एम और आर कांस्टेंट है तो पी भी कांस्टेंट हो गया। मतलब आपका ये जो एसी प्रोसेस है, ए बी जो प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस हो गया? इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। समझ में आया? ए बी प्रोसेस इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ए बी प्रोसेस इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्लियर हो गया? ए बी प्रोसेस इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब इसको यहां पे प्लॉट करो। अब देखो डियर, ए बी कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन तो ऐसे बनेगी। अब ये राइट साइड में है, लेफ्ट में कैसे पता चलेगा? देखो कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज कर रहा है, तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एमआरटी। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इक्वेशन होगी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, तो देखो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ये लाइन ऐसे बनेगी। तो ये आपका प्रोसेस हो गया ए बी। ये हो गया ए बी प्रोसेस। बीसी प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ऐसे बनेगी। अब ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, ये कैसे पता चलेगा? देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे बीसी प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो प्रेशर भी रिड्यूस होगा, तो प्रेशर रिड्यूस होगा तो कर्व बनेगा नीचे की तरफ। यस और नो? अरे आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एमआरटी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइडियल गैस इक्वेशन होगी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग देन प्रेशर विल आल्सो रिड्यूस, तो प्रेशर रिड्यूस होगा, कर्व नीचे की तरफ आएगा। ए बी प्रोसेस कैसा है? ए बी बन गया, बीसी बन गया, सी एसी प्रोसेस की बात करते हैं, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस ऐसे बनता है,
कर्व बनता है। अब ये किधर की साइड में है, ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में? देखो एसी में वॉल्यूम कम हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो पीछे की तरफ जाएंगे, तो ये आपका साइकिल बनेगा पीवी डायग्राम पे, ये साइकिल बनेगा पीवी डायग्राम पे। और अभी अपन ने बोला कि कोई भी साइकिल का जो एनक्लोज्ड एरिया है पीवी डायग्राम पे वो आपको नेटवर्क देता है। मैंने आपको ये पूछना था कि बताओ इस साइकिल का नेटवर्क क्या होगा। मैंने आपको यहाँ पे देखो क्या पॉइंट बताया, एनक्लोज्ड एरिया ऑफ अ साइकिल ऑन पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट द नेटवर्क। तो मान लीजिए मैं आपको ये कोई साइकिल दे देता हूँ पीवी डायग्राम पे, तो मैं आपको इसको नेटवर्क पूछूंगा तो आप ये एरिया निकाल के बता देंगे, बोल देंगे ये नेटवर्क है। मान लीजिए मैंने आपको ये साइकिल दे दिया, मैंने आपको ये साइकिल दे दिया और पूछा इसमें नेटवर्क बताओ पीवी डायग्राम पे है, तो आप बोलेंगे सर ये एरिया निकाल लो, ये नेटवर्क देगा। तो ऐसे ही यहाँ पे नेटवर्क पूछता मैं तो ये आप निकालते हैं, और ये साइकिल कैसा है क्लॉकवाइज, तो ये कैसा आता पॉजिटिव, मतलब ये वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है। लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे कि ऑल द साइकिल, ऑल द क्लॉकवाइज साइकिल और वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल और ऑल द काउंटर क्लॉकवाइज साइकिल आर द वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल, तो वो कॉन्सेप्ट तो गलत हो जाएगा ना यहाँ पे। देखो क्योंकि वीटी पे तो काउंटर क्लॉकवाइज साइकिल है, वीटी पे तो काउंटर क्लॉकवाइज साइकिल है, तो आप तो बोल देंगे कि सर वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल है, लेकिन एक्चुअल में तो वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है। तो डियर कॉन्सेप्ट ये होता है कि पीवी और टीएस डायग्राम पे जो क्लॉकवाइज है ना वही वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल होता है, और जो पीवी और टीएस पे काउंटर क्लॉकवाइज है वो वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल होता है। बाकी किसी साइकिल को देख के अपन नहीं बता सकते, पीवी और टीएस डायग्राम को देख के अपन बता सकते हैं। इफ अ साइकिल इज क्लॉकवाइज ऑन पीवी और टीएस डायग्राम then it is a work producing cycle, and if a cycle is counter clockwise on pv and ts diagram then it is a work absorbing cycle। बोलो क्लियर हुई बात? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस। तो एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब आगे बात करते हैं डियर। तो स्टडी फ्लो अपन यहीं पे खत्म करते हैं। अब अपने नए टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज अनस्टडी फ्लो। ये भी ओपन सिस्टम ही है, अनस्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो। तो देखो डियर, अनस्टडी फ्लो क्या बोलता है? अनस्टडी फ्लो क्या है? स्टडी फ्लो का मीन्स प्रॉपर्टीज आर नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो अनस्टडी क्या हो जाएगा? अनस्टडी फ्लो मीन्स प्रॉपर्टीज आर वेरिंग with respect to time, with respect to time, properties are varying with respect to time, then the flow is known as unsteady flow. If the properties are varying with respect to time, then flow is known as unsteady flow. Like भाई फ्लो है तो ओपन सिस्टम है ना, फ्लो का मतलब मास एंटर भी करेगा, मास एग्जिट भी होगा, ये अपना कंट्रोल वॉल्यूम है, क्योंकि ओपन सिस्टम है तो कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस होगा। तो यहाँ पे मास एंटर भी कर रहा है, मास एग्जिट भी कर रहा है। तो ये अनस्टडी फ्लो कब होगा? अपन ने देखा था, मान लीजिए कंट्रोल वॉल्यूम में मास है 10 केजी और यहाँ पे 5 केजी मास एंटर कर रहा है और 5 केजी ही लीव कर जा रहा है, तो ये तो स्टडी फ्लो हो गया, क्योंकि हमेशा ये 10 केजी रहेगा। 5 केजी एंटर हुआ, फिर 5 केजी लीव कर गया, तो फिर से 10 केजी। तो अनस्टडी फ्लो कब होगा? कि यहां पे ज्यादा मास एंटर करे, मतलब 6 केजी एंटर कर रहा है और 5 केजी बाहर निकल रहा है, या फिर वहां पे 6 केजी एंटर कर रहा है और यहां पे 7 केजी बाहर निकल रहा है। तो ये दोनों ही अनस्टडी फ्लो के एग्जांपल है। मींस स्टडी फ्लो में मास फ्लो रेट एट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम आर सेम, सेम था। लेकिन इन अनस्टडी फ्लो मास फ्लो रेट एट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम आर डिफरेंट। मास फ्लो रेट एट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम आर डिफरेंट। ऐसे ही एनर्जी की बात करें तो एनर्जी फ्लो रेट एट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम आर डिफरेंट, क्योंकि एनर्जी फ्लो अगर एंट्री और एग्जिट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम सेम हो गया, एनर्जी अगर एंट्री और एग्जिट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम अगर सेम हो गया तो वो तो स्टडी फ्लो हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? स्टडी। तो फॉर एन स्टडी फ्लो मास फ्लो रेट एंड एनर्जी फ्लो रेट एट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम आर डिफरेंट। तो फॉर एन स्टडी फ्लो mass flow rate and energy flow rate at entry and exit of the control volume are different. Mass flow rate and energy flow rate at
entry and exit of control volume are different, then the flow is known as unsteady flow. या फिर मान लीजिए ये कोई एक टैंक है, ये कोई एक टैंक है और आप, ये कोई एक सप्लाई लाइन है, आप इस टैंक को फिल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको फिल कर रहे हो, तो ये भी अनस्टडी फ्लो का एग्जांपल हुआ कि नहीं? क्योंकि इसमें पहले पानी कम था, धीरे 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 पानी बढ़ता जाएगा, एग्जिट पे तो कुछ है ही नहीं, एग्जिट पे तो मैंने कोई वॉल्व लगाया ही नहीं कि पानी निकल ही नहीं सकता, तो यहां पे भी प्रॉपर्टी कंटिन्यू वेरी कर रही है, इस टैंक को कंट्रोल वॉल्यूम मान लो, ये अपना एंट्री हो गया, तो ये कैसा फ्लो है, अनस्टडी फ्लो। या मान लो कि मैं टैंक के एग्जिट पे एक वॉल्व लगा देता हूं, ये टैंक मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, ये फुल भरा हुआ है, अब मैंने वॉल्व खोल दिया तो यहां से फ्लो होने लग जाएगा, तो ये भी अनस्टडी फ्लो का एग्जांपल है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोल वॉल्यूम की प्रॉपर्टी है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, तो ये दोनों भी कंट्रोल वॉल्यूम के एग्जांपल है। इसको बोलते हैं टैंक को फिल करना, मतलब चार्जिंग ऑफ अ टैंक, और इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ टैंक। तो चार्जिंग ऑफ अ टैंक एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ टैंक, ये किसके एग्जांपल है? अनस्टडी फ्लो के। या फिर बोतल फिलिंग प्रोसेस, बोतल को भरना, पानी की बोतल उसको आप भर रहे हो, तो वो यही तो केस हो गया। तो ये सारे ये एप्लीकेशन हो गए अनस्टडी फ्लो के, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ अनस्टडी फ्लो। समझ में आ रही है बात? किसी भी टैंक को चार्ज करना, उसको डिस्चार्ज करना, बोतल को भरना, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अनस्टडी फ्लो, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अनस्टडी फ्लो। समझ में आ रही है? तो अनस्टडी फ्लो में एंट्री और एग्जिट पे, कंट्रोल वॉल्यूम के एंट्री और एग्जिट पे मास फ्लो रेट अलग अलग होना चाहिए, एनर्जी फ्लो रेट अलग अलग होना चाहिए। तो मास फ्लो रेट और एनर्जी फ्लो रेट अगर एंट्री और एग्जिट पे अलग अलग है तो वो अनस्टडी फ्लो है, अगर सेम हो गया तो स्टडी फ्लो है, अलग अलग है तो वो अनस्टडी फ्लो है। तो इसके और एग्जांपल हो सकते हैं, बोतल को भरना, टैंक को चार्ज करना, टैंक को भरना, टैंक को खाली करना, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अनस्टडी स्टेट, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अनस्टडी स्टेट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस। तो डियर अब अपने को अनस्टडी स्टेट को सोल्व करना है, इसको अपन सोल्व करेंगे। तो डियर देखो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक्चुअल में डेरिवेशन तो अपन कल ही करेंगे क्योंकि अभी टाइम बचा नहीं है इतना। ये एंट्री को अपन आई से मानेंगे, दिस इज द एंट्री, ये कंट्रोल वॉल्यूम हो गया, और ये एग्जिट, एग्जिट को अपन हमेशा ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मान लीजिए मास यहां से 5 केजी आया और यहां से 3 केजी बाहर निकला, और इसके अंदर मास 10 केजी था, तो अभी 5 आया और 3 बाहर निकल गया, तो 12 केजी हो गया, हो गया कि नहीं? तो मैंने एंट्री को तो लिखा 5 केजी, आई से लिखूंगा, एग्जिट को लिखूंगा ई से, लेकिन कंट्रोल वॉल्यूम में जो इनिशियल मास था वो अलग है और फाइनल मास भी अलग है। तो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो इनिशियल मास था उसको M1 लिखेंगे, और कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो फाइनल मास था उसको M2 लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड नोटेशन अपन यूज करेंगे। क्या? MI अपन क्या बोलेंगे? मास एट द एंट्री ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, एट द एंट्री ऑफ CV। ME अपन क्या बोलेंगे? मास एट एग्जिट ऑफ CV, एग्जिट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। M1 अपन क्या बोलेंगे? इनिशियल मास इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम, इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम। और M2 को अपन क्या बोलेंगे? फाइनल मास इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम। ये नोटेशन अपन यूज करेंगे। I एंट्री के लिए, E एग्जिट के लिए, 1 कंट्रोल वॉल्यूम में इनिशियल और 2 कंट्रोल वॉल्यूम में फाइनल। ऐसे ही एनर्जी के लिए भी यही नोटेशन यूज करेंगे। EI एनर्जी एट द एंट्री ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, EE एनर्जी एट द एग्जिट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, E1 एनर्जी इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम इनिशियली, और E2 एनर्जी इन द कंट्रोल वॉल्यूम फाइनली। समझ में आ रहा है? तो ये नोटेशन अपन यूज करेंगे। ठीक है डियर?
तो I for entry, E for exit, 1 initial inside the control volume and 2 final inside the control volume. क्लियर? ठीक है डियर। तो अपन आज की क्लास यही ऑफ करते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन तो अभी हो नहीं पाएगा, बड़ा सा डेरिवेशन है, तो अभी सिर्फ 5-7 मिनट ही बची हुई है। तो इसका डेरिवेशन फिर अपन नेक्स्ट टाइम पे कल मिलेंगे, कल इसका डेरिवेशन करेंगे, कल अपना स्टडी स्टेट खत्म हो जाएगा। और कल की क्लास डियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल मैं सेकंड लॉ को स्टार्ट करूंगा, और किसी भी लॉ को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो क्यों आया उसकी बात करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल की क्लास। ठीक है, तो कल अनस्टडी स्टेट को खत्म करके सेकंड लॉ को स्टार्ट करेंगे। तो कल मिलते हैं सेम टाइमिंग शाम को 5 बजे। ठीक है डियर। और कोरोना बहुत फैल रहा है, आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, स्पेशली आपके साइड में जो महाराष्ट्र के साइड में बहुत ज्यादा फैल रहा है, नागपुर में, पुणे में और बॉम्बे में, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखो, कहीं बाहर बाहर मत निकलो, घर पे रहो, सेफ रहो। चलिए, तो आज की क्लास ऑफ करते हैं। किसी को कोई डाउट पूछना है डियर? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट पूछना है तो बताइए। ठीक है, चलिए तो फिर ऑफ करते हैं, कल मिलते हैं शाम को 5 बजे। थैंक यू।